हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो 60 to 17% बच्चों को परेशान करके रखा है। किसी से भी पूछो किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है, कौन सा सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा है, तो मैक्सिमम बच्चों का एक ही रिप्लाई आता है मैथ्स। सो आज से हम अपकमिंग बोर्ड एग्जाम के लिए, इट मीन्स जो 2026 में होगा, न्यू बैच लॉन्च कर रहे हैं जो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस डेली आपको मेरे साथ 1 घंटे बिताने होंगे। सो आइए एक बार पहले हम मैथ्स के इम्पोर्टेंट और क्लास 10th के कंप्लीट सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, क्या आपने कभी सोचा है मैथ्स सिर्फ एक सब्जेक्ट ही नहीं बल्कि आप सभी के लाइफ का एक हिस्सा है। जब आप किसी भी शॉप पे जाते हो, डिस्काउंट फाइंड करते हो, या तो क्रिकेट मैच देखते हो, वहाँ पे जो एवरेज दिखाई देता है आप एवरेज फाइंड करते हो, या तो अगर आप किसी भी चीज़ का ईएमआई कैलकुलेट कर रहे हो, तो हर एक जगह पे मैथ्स का यूज होता है आपके डेली लाइफ में भी। इसलिए मैथ्स सिर्फ मार्क्स लाने के लिए नहीं बल्कि स्मार्ट बनने के लिए भी जरूरी है। सो आज के इस वीडियो में हम मैथ्स क्यों इम्पोर्टेंट है और किस किस फील्ड में इम्पोर्टेंट है, इसको बहुत डिटेल से समझने वाले हैं। आपने मैथ्स के बारे में बहुत सारे रील्स देख रखे होंगे कि मैथ्स जो है आपके डेली लाइफ में कहीं पे भी काम नहीं आता। आपने जिस प्लेटफॉर्म पे जाके वो रील्स देखे हैं, कहाँ पे देखे होंगे? या तो यूट्यूब पे देखे होंगे, इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, स्नैपचैट पे देखे होंगे। सो आज मैं आपको उन सभी प्लेटफॉर्म्स के बारे में भी बताऊंगा कि किस तरीके से वो मैथ्स का यूज करके अपने रील्स को बनाते हैं एंड उनका एल्गोरिथम किस तरीके से काम करता है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्लास 10th के कंप्लीट सिलेबस को समझेंगे। अलजेब्रा और ज्योमेट्री को मैंने दोनों ऐड किया है ताकि एक ही वीडियो में दोनों का बेसिक कंप्लीट हो जाए। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है कि मैथ्स में हम टॉपर कैसे बने। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आपको इसी में रहता है कि आप पढ़ाई तो अच्छे से करते हो, घर से भी सॉल्व करके जाते हो, लेकिन मैथ्स में मार्क्स अच्छे नहीं आते। सो किस लिए नहीं आते उसके बारे में भी समझेंगे एंड मैथ सॉल्व करने का बेस्ट मेथड क्या है एक बार इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। 2025-26 इट मीन्स जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम है उनका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है उसके बारे में भी समझने वाले हैं एंड जो आपके बेसिक डाउट होंगे उनको भी यहाँ पे हम जो है डिस्कस करेंगे कि आपके बेसिक डाउट क्या है, उनको किस तरीके से हम कवर कर सकते हैं, जो चीज़ें आपकी पीछे छूट गई है उनको किस तरीके से कवर करना है, क्या क्या चीज़ें हैं, सब कुछ यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। सो अगर आप रियल में अपने लाइफ के बारे में सोचते हो, लाइफ में अच्छा करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स का नाम रोशन करना चाहते हो, तो आज ये वीडियो लास्ट तक देख लेना। ये गारंटी देता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कभी भी मैथ्स से डर नहीं लगेगा और आप मेरे द्वारा बताए गए छोटे छोटे टिप्स फॉलो करके मैथ्स और अपने लाइफ में टॉपर बन सकते हो। बच्चों, आप सभी ने रील्स में देखा होगा कि जो मैथ्स आप पढ़ रहे हो हमारे लाइफ में कहीं पे भी काम नहीं आता। ऐसे कंटिन्यूअस जब आप रील्स देखते रहते हो सो धीरे धीरे आपका इंटरेस्ट मैथ्स से ख़त्म होने लगता है और फिर आप ऐसे सिचुएशन में पहुंच जाते हो कि मैथ्स का नाम सुनकर आपको डर लगने लगता है। सो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट में हम यही समझेंगे कि मैथ्स कहाँ कहाँ पे इम्पोर्टेंट है और आपको लाइफ को कैसे चेंज कर सकता है। अगर आप मैथ्स पढ़ते हो तो मैथ्स पढ़ के क्या कर सकते हो, अगर आप मैथ्स नहीं पढ़ते तो मैथ्स न पढ़ने पे आपको कितना लॉस होने वाला है, फर्स्ट 5 to 10 मिनट में हम ये समझने वाले हैं। सो फर्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया से, फिर आएंगे आपके स्कूल सेक्शन पे, स्कूल सेक्शन से बाद फिर जाएंगे कॉलेज सेक्शन में, उसके बाद फिर जाएंगे गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब में। सो आपको एक बेसिक आइडिया पता चल जाएगा कि मैथ्स कहाँ कहाँ पे और किस लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट आप नाम सुने होंगे एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट इट मींस आपने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, जिसको हम बोलते हैं ओपन एआई, इट मींस ओपन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। इसके सीईओ कौन है? सैम अल्टमैन।
ये जो है कौन सी पढ़ाई किया है, इन्होंने भी कंप्यूटर साइंस का ही पढ़ाई किया है, जिसमें मैथ्स इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपको मैथ्स नहीं आएगा तो आप कंप्यूटर साइंस नहीं पढ़ पाओगे। अगर आपने चैट जीपीटी का भी नाम नहीं सुना है, एआई का भी नाम नहीं सुना है, तो अभी जो ट्रेंड में चल रहा था गिबली पिग, इसका नाम तो आपने सुना होगा ना, ये भी जो है चैट जीपीटी का एक छोटा सा पार्ट था। सो इसके पीछे का बेसिक लॉजिक, जो चैट जीपीटी वर्क करता है, एआई जो है वर्क करता है, इनका एल्गोरिथम पूरा मैथमेटिक्स के ही बेस पे डिपेंड रहता है। विदाउट मैथ्स जो है ये काम नहीं कर पाएंगे। सो फर्स्ट आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट था, आपने गूगल का भी नाम सुना होगा, जहां पे जाके सर्च करते हो, गूगल का भी एल्गोरिथम पूरा मैथ्स के ही बेस पे वर्क करता है। एंड अभी आया है एआई चैट जीपीटी, इसका भी पूरा एल्गोरिथम जो है मैथ्स के ही बेस पे वर्क करता है। सेकंड प्लेटफॉर्म है यूट्यूब। यूट्यूब में जहाँ पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हो, उनके सीईओ कौन है? नील मोहन है। नील मोहन ने भी कौन सी पढ़ाई की है? इन्होंने भी साइंस का ही पढ़ाई किया है। साइंस की पढ़ाई आप तभी कर पाओगे, भले ही वो फिजिक्स हो, मैथ्स हो, कोई भी हो, कुछ भी हो, जब तक आपको बेसिक मैथ्स मीन जब तक आपको क्लास 10th तक का मैथ्स नहीं आएगा, तब तक आप जो है साइंस की पढ़ाई नहीं कर पाओगे आगे चल के। सो इसलिए मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ कि कम से कम एटलीस्ट आप क्लास 10th तक के मैथमेटिक्स को पढ़ लो। यही गवर्नमेंट एग्जाम में भी आता है, यही इन सब चीजों में भी वर्क करता है। सेम जब आप आगे जाओगे, कुछ भी सब्जेक्ट लो, ये बेसिक मैथ्स आपको वहां पे बहुत हेल्प करने वाला है। सो यहाँ पे भी जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है, ये भी पूरा मैथमेटिक्स के ही बेस पे वर्क करता है। जो इनका सर्च इंजन ऑपरेशन होता है, वो भी पूरा मैथमेटिक्स के ही बेस पे वर्क करता है। सो आप चाहे तो गूगल के ले लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ले लो, यूट्यूब के ले लो, तीनों के जो है एल्गोरिथम मैथमेटिक्स के ही बेस पे वर्क करते हैं। एंड अदर जो आपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का नाम सुन रखा होगा, इंस्टाग्राम है, स्नैपचैट है, ट्विटर है, फेसबुक है, ट्रेंड्स है, इन सब चीज़ों का भी जो एल्गोरिथम है, जो सर्च इंजन ऑपरेशन है, एसईओ, सबके सभी का एल्गोरिथम मैथमेटिक्स के ही बेस पे आपका वर्क करता है। फर्स्ट चीज तो आप जो है रील्स देखना बंद कर दो। रील्स आपके धीरे धीरे माइंड को जो है खत्म कर देगा और आप समझ ही नहीं पाओगे। समझो एक कंट्री है अमेरिका। अमेरिका क्या करता है? अमेरिका का एक बार आप वर्क समझ लो। अमेरिका क्या करता है? या तो ये वेपन्स बनाएगा, वेपन्स बनाएगा तो वेपन से बेचेगा किसको? हथियार किसको बेचेगा? जब तक किसी दो कंट्री के बीच में झगड़ा नहीं होगा, तब तक इनके वेपन से बिकेंगे नहीं। तो सेम इन्होंने जो है दिमाग लगाया रसिया के बीच में एंड यूक्रेन के बीच में। फर्स्ट यूक्रेन को बोला कि भाई आप जो है जाके इनसे टक्कर लो, इनसे बातें करो, इनसे झगड़ा करो, मैं आपको जो है अपने वेपन से हथियार दूंगा। लेकिन जब जो है झगड़ा हो गया, सब कुछ हो गया, तो ये जो है अमेरिका अभी यूक्रेन का साथ न देकर ये पलटी मार गया। बिकॉज इसके वेपन सब बिक गए, यहाँ पे इसने यूक्रेन को बेच दिया, यूक्रेन से पैसा भी ले लिया, इसका काम हो गया। तो सेम जहां के बीच में, जिन कंट्री के बीच में झगड़ा नहीं हो रहा है, जैसे अभी जो है अमेरिका लगा है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में झगड़ा कराने का, इट मीन कुछ ना कुछ कराने का, लेकिन यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो जहां पे नहीं हो रहा है, ये सब जो प्रोडक्ट आप देख रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो, इंस्टाग्राम देख रहे हो, स्नैपचैट देख रहे हो, ट्विटर देख रहे हो, ट्रेंड्स देख रहे हो, ये सबके सब अमेरिका के ही द्वारा बनाए गए हैं, सबके सब अमेरिका में ही बने हैं, ये आप मान के चलो। उसके बाद ये क्या करेगा? अभी आपको धीरे धीरे जो है जो चीजें आपको पसंद आएंगी उसको जो है रील्स में दिखाना स्टार्ट करेगा। प्रॉपर जो चीज आपने एक बार सर्च किया, जिसपे आपने लाइक किया, सेम अब वैसे हजारों रील्स जो है आपके पास आते रहेंगे और आपको देख के बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन जब बारी इस चीज की आ जाएगी कि आपने रील्स बनाना स्टार्ट कर दिया, या तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया और आपकी अर्निंग होने लगी, और जैसे ही अर्निंग होगी तो ये मान के चलो अगर आप 100 रुपए अर्न कर रहे हो, तो इसमें से डायरेक्टली 45 रुपए अमेरिका ले लेगा। जब तक आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसमें अपना दिमाग लगा रहे हो, धीरे धीरे हैंडीकैप बनते जा रहे हो रील्स देख के, तब तक आपको खूब अच्छी अच्छी रील्स दिखाएगा। जैसे ही आप इनके प्लेटफॉर्म की हेल्प से अर्निंग करना स्टार्ट किए, तब आपको ये नहीं छोड़ेंगे, तुरंत जो है 45% अपना जो है टैक्स लगा देंगे। अगर आपने 100 रुपए कमाया है तो 45 रुपीज ये लेंगे, आपके पास बचेगा कितना? 55। सो इसके लिए एक ही रिक्वेस्ट है कि आप जो है मूवी देख लो, कहीं बाहर खेलने चले जाओ, सब कुछ कर लो, लेकिन ये रील्स देखना बंद करो इंस्टाग्राम पे। ये धीरे धीरे आपके माइंड को ऐसे खत्म कर देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका पूरा ध्यान जो है पढ़ाई से हट जाएगा। सेकंड है, अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ये मैं बस केवल क्लास 10th तक के मैथ्स की बात कर रहा हूँ कि कहाँ कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। क्लास 9th और 10th का मैथ्स जो है हर एक फील्ड में इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम बेसिक मैथ्स बोलते हैं, ये सबको आना ही चाहिए। अगर आप मैकेनिकल फील्ड में इंजीनियरिंग कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल में कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, इट मीन्स कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, कहीं से भी आप इंजीनियरिंग किसी भी फील्ड में कर रहे हो, तो आपको बेसिक मैथ्स कंपलसरी है, आना ही चाहिए। विदाउट बेसिक मैथ्स के आप जो है वहाँ पे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपने कंप्यूटर साइंस लिया है या आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लिया है, कुछ भी आप प्रोग्रामिंग सीख रहे हो, प्रोग्रामिंग मीन्स पाइथन सीख रहे हो, जावा सीख रहे हो, C++ सीख रहे हो, एल्गोरिथम जो अभी आपने जो है पिछले वाली स्लाइड में देखा, आप डाटा साइंस में कुछ कर रहे हो, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कुछ कर रहे हो, तो मैथ्स यहाँ पे भी कंपलसरी है, आपको मैथ्स आना ही आना चाहिए। इकोनॉमिक्स में भी जो है मैथ्स का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप कॉमर्स सेक्शन में जा रहे हो, बिजनेस स्टडी कर रहे हो, तो यहाँ पे भी मैथ्स आना चाहिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, तो डॉक्टर में भी 2 ग्रुप होता है। फर्स्ट ग्रुप है आपके पास यहाँ पे दिख रहा होगा पीसीबी, इट मीन्स फिजिक्स केमिस्ट्री बायो प्लस मैथ्स, और सेकेंड है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। अगर आप इसमें मैथ्स भी इंक्लूड करते हो, मैथ्स भी लेते हो, तो आपको यहाँ पे बेनिफिट थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पे आपको मिलती है। तो इसलिए मैथ्स ऐसा नहीं कि बस केवल सोशल मीडिया पे ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सोशल मीडिया चल रहे हैं, उनके सर्च इंजन ऑपरेशन चल रहे हैं, एल्गोरिथम चल रहे हैं, सब मैथ्स के ही बेस पे चल रहे हैं।
एजुकेशन फील्ड में अगर आप कोई भी इंजीनियरिंग कर रहे हो, कंप्यूटर साइंस कर रहे हो, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा रहे हो, इट मीन साइंस के किसी भी फील्ड में जा रहे हो, सो यहाँ पे भी आपको मैथ्स इंपॉर्टेंट है, बेसिक मैथ्स आना ही आना चाहिए। अगर मैं आगे बात करूं, अब जो है अगर आप अपने डेली लाइफ में क्या क्या चीज़ें देखते हो, जरा एक बार डेली लाइफ के बारे में बात कर लो। आप जो है बस देखते हो, बस कैसे चलता है, यहाँ पे कार देख रहे हो, कार किस तरीके से वर्क करता है, बाइक जो है किस तरीके से वर्क करता है, आप फैन समझ सकते हो, आपके घर में जो फैन लगा है फैन किस तरीके से वर्क करता है, ये टीवी किस तरीके से वर्क करता है, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, ये सब जो चीज़ें किस तरीके से वर्क कर रही हैं। तो अगर आप इनका आंसर जानना चाहते हो तो इनके पीछे भी जो है मैथ्स और फिजिक्स का ही वर्क है। विदाउट मैथ्स और फिजिक्स जो है ये सब चीज़ें काम नहीं कर सकती। सो आप अपने डेली लाइफ में भी मैथ्स यहाँ पे समझ सकते हो। जब आप इन सब फील्ड में जाओगे तब आपको समझ में आएगा कि मैथ्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अब आप रील्स देख के ऐसा समझोगे कि मैथ्स इंपॉर्टेंट ही नहीं मेरे डेली लाइफ में। जो रील्स बना रहे हैं उन्होंने कभी तो पढ़ा नहीं, बस केवल उन्होंने रील्स बनाया और आपके माइंड को डाइवर्ट कर दिया कि मैथ्स कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको भी वही समझ में आएगा कि मैथ्स इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मैथ्स कहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जब आप इन सब फील्ड में जाओगे, इंजीनियरिंग फील्ड में जाओगे, अपने लाइफ में और क्या करने वाले हो, पढ़ाई ही करोगे, इंजीनियरिंग करोगे, या तो कॉमर्स में जाओगे, साइंस में जाओगे, कहीं पे भी जाओ बेसिक मैथ्स तो आपको आना ही चाहिए। या तो अगर इन सब चीज़ों में गए, सपोज आपने कोई बिजनेस ओपन किया तो वहाँ पे भी आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए। एंड नेक्स्ट, अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की बात करोगे, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम ले लो, मैं छोटे से स्टार्ट करूंगा, इट मीन्स ऑफिसर लेवल से और प्यून तक जाऊंगा और आपको समझाता हूं कि किस तरीके से मैथ्स जो है गवर्नमेंट एग्जाम में आपको हेल्प करता है। फर्स्ट एग्जाम हम लेते हैं, इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। इसके अंडर में कौन कौन सी सर्विस आती है, इसको हम बोलते हैं सिविल सर्विसेज एग्जाम। आईएएस आते हैं, आईपीएस एंड आईएफएस। इनके एग्जाम में जो है 3 फेज होते हैं। फर्स्ट होता है प्री, सेकंड होता है मेंस और थर्ड होता है इंटरव्यू। इट मीन्स फर्स्ट आपको जो है प्री क्वालिफाई करना होगा, तब जाके आप मेंस एंड इंटरव्यू में पहुंच पाओगे। तो पहले हम प्री की ही बात कर लेते हैं कि प्री में मैथ्स किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे मैथ्स की बात करें, सो प्री में जो है टोटल 2 एग्जाम होते हैं। फर्स्ट को हम बोलते हैं जीएस, इट मीन्स यहाँ पे जनरल स्टडीज आएगा, और जो सेकंड पेपर आपका होता है इसको हम बोलते हैं सी सेट। और सी सेट में क्या आता है आपके पास, मैथ्स और रीजनिंग। देखो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लगता होगा कि यूपीएससी में जो है मैथ्स नहीं आता, रीजनिंग नहीं आता, सो क्लास 10th तक की केवल मैथ्स की बात, यहाँ पे जो है क्लास 10th तक का मैथ्स जो है आता है। सो फर्स्ट जब जैसे ही आपने पेपर दे दिया, ये जीएस का भी पेपर दे दिया एंड यहाँ पे सेकंड पेपर सी सेट का भी दे दिया, तो पहले आपका कॉपी किसका चेक होता है, पहले सी सेट का कॉपी चेक होगा। अगर आप मैथ्स और रीजनिंग में पास हैं, इट मीन्स 33% आपके आए हैं, तो ही जो है आपका दूसरा कॉपी चेक करेंगे जीएस का, अदरवाइज करेंगे ही नहीं। तो यहाँ पे समझ रहा है मैथ्स कितना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फर्स्ट आपका मैथ्स का ही कॉपी चेक करेंगे, सी सेट का ही कॉपी चेक करेंगे। अगर आप मैथ्स में पास हैं, रीजनिंग में पास हैं, तब जो है आपकी आगे कॉपी चेक होगी, अदरवाइज वहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो पहले आपको प्री क्लियर करना पड़ेगा, और प्री में पहला ही मैथ्स हो गया। विदाउट मैथ्स आप जो है यहाँ पे पास ही नहीं कर सकते। और कौन कौन से यूपीएससी एग्जाम कंडक्ट कराता है, सेकंड है आपके पास एनडीए, ये 12th के बाद होता है, जिनको हम बोलते हैं नेशनल डिफेंस सर्विस। फिर आता है सीडीएस, जो आर्मी नेवी एयर फोर्स के ऑफिसर जाते हैं, इनके लेवल पे जाते हैं सीडीएस, कंबाइंड डिफेंस सर्विस। फिर आता है सीएपीएफ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स। सो वन बाय वन इनके बारे में भी समझ लेते हैं कि कहाँ पे मैथ्स इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे नहीं है। बिकॉज आपकी लाइफ तो बस केवल इतने में ही होगी, या तो आपको ऑफिसर बनना होगा, इन सब एग्जाम को क्लियर करना होगा, या तो आपको इंजीनियर बनना होगा, यहाँ पे भी आपने देखा मैथ्स इंपॉर्टेंट है, या तो आपको डॉक्टर बनना होगा, वहाँ पे भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है। अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो वहाँ पे भी बेसिक मैथ्स आपको आना चाहिए मार्केट को समझने के लिए। तो पूरा मैथ्स का ही लॉजिक है। ऐसा नहीं कि मैं दूसरे सब्जेक्ट की बुराई कर रहा हूँ, दूसरे सब्जेक्ट भी अपने आप में अच्छे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बेहतरीन और जिसका सबसे ज़्यादा डिमांड है वो मैथ्स ही है। अगर यहाँ पे आप देखोगे सीडीएस, फर्स्ट है आपके पास एनडीए, नेशनल डिफेंस सर्विस। नेशनल डिफेंस सर्विस में ऑलरेडी इन्होंने बता रखा कि मैथ्स कंपलसरी है। टोटल 200 क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैथ्स के आते हैं, 10th और 12th का काउंट करके टोटल 200 क्वेश्चन मैथ्स के आते हैं। सो विदाउट मैथ्स जो है आप इस एग्जाम को क्लियर ही नहीं कर पाओगे, अगर आपको आर्मी नेवी एंड एयरफोर्स का ऑफिसर बनना होगा। सेकंड आता है इसमें कंबाइंड डिफेंस सर्विस, जो ग्रेजुएशन के बाद दिया जाता है, ये 12th के बाद होता है एंड ये आपके पास आएगा ग्रेजुएशन के बाद। इसमें 3 टाइप की सर्विसेज हैं, फर्स्ट होता है नेवी का, सेकंड एयरफोर्स का एंड थर्ड आर्मी का।
आर्मी में भी जो है 2 टाइप से डिवाइड किया है। पहले है IMA जिसको हम बोलते हैं इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और फिर नेक्स्ट है आपके पास OTA, OTA मीन्स ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पे ये जो OTA का एग्जाम है, ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी का एग्जाम है, इसमें मैथ्स नहीं आता। बस केवल यही एक ऐसा एग्जाम है जिसमें जो है मैथ्स नहीं है। बाकी नेवी में मैथ्स कंपलसरी है, विदाउट मैथ्स एंड फिजिक्स आपको लेंगे ही नहीं। एयरफोर्स में मैथ्स एंड फिजिक्स कंपलसरी है। आर्मी में भी जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी में जाते हैं इनके लिए भी जो है मैथ्स कंपलसरी है, एंड NDA में भी जो जाते हैं इनके लिए भी मैथ्स कंपलसरी है। सो आप समझ सकते हो मैथ्स की वैल्यू क्या है। एंड जो CAPF का एग्जाम होता है, इट मीन सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, इसमें भी मैथ्स कंपलसरी है। मैथ्स के जो है टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं। विदाउट मैथ्स जो है आप यहाँ पे भी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। सो कोई भी आप UPSC का एग्जाम ले लो, ये सब एग्जाम UPSC के ही अंडर आते हैं, UPSC कंडक्ट कराता है। पहला ही पेपर आपका मैथ्स का चेक होगा, फिर आगे के पेपर ये चेक करते हैं। सो अगर मैथ्स में ही फेल हो गए तो आगे का चेक भी नहीं करेंगे। सो मैथ्स इन सब एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब नेक्स्ट सपोज आपने बोला कि सर मुझे UPSC नहीं, मुझे MPSC करना है, तो सेम सब कुछ जैसा UPSC का है सेम वैसा MPSC का है। महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, इसमें भी प्री होगा, मेंस होगा, फिर इंटरव्यू। इट मीन्स पहले आपको प्री ही पास करना होगा। और प्री के एग्जाम का सिलेबस क्या है, यहाँ पे इसमें भी 2 पेपर होते हैं। फर्स्ट है आपके पास जनरल स्टडी का, सेकंड पेपर है CSET का। और जहां पे भी CSET का पेपर है इट मीन्स वो क्या है, मैथ्स है और रीजनिंग है। क्लास 10th तक के मैथ्स जो है इसमें आते हैं। यहाँ पे 80 क्वेश्चन आपके मैथ्स के पूछे जाएंगे 200 मार्क्स के लिए, एंड 33% मार्क्स कंपलसरी है। इट मीन्स अगर आपने 33% मार्क्स जो है मैथ्स में कम लाए, सो उसके आगे की कॉपी आपका चेक ही नहीं होगा। GK GS में आपने कितना भी अच्छा किया हो। सो यहाँ पे भी MPSC के एग्जाम में भी कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का आप एग्जाम ले लो, चाहे उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस ले लो या तो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन ले लो, कहीं का भी एग्जाम ले लो, फर्स्ट जो आपको कॉपी चेक होगा CSET का ही चेक करते हैं, इट मीन्स मैथ्स और रीजनिंग का। उसके बाद फिर जो है दूसरी कॉपी को GK GS को हाथ लगाते हैं। अगर आप मैथ्स में ही फेल हो गए तो इट मीन्स आपने इसको कितना भी अच्छा लिख रखा हो इसका कोई भी मतलब नहीं है। चलो नेक्स्ट एग्जाम के बारे में आपको बता देते हैं। सपोज आपको जो है लोअर एग्जाम देना है, कोई दूसरा एग्जाम देना है। सो यहाँ पे एक एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं SSC, इट मीन्स इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। इसमें भी 3 टाइप के एग्जाम होते हैं। फर्स्ट सबसे लोअर ग्रेड का एग्जाम होता है जिसको हम बोलते हैं SSC MTS, इट मीन्स इसकी हेल्प से जो है प्यून चुने जाते हैं या तो जो है हवलदार चुने जाते हैं। ये जो है आफ्टर 10th के ही बात होता है। विदाउट मैथ्स और रीजनिंग जो है आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाओगे। इसमें मैथ्स और रीजनिंग के काउंट करके 50 क्वेश्चन आते हैं, एंड अदर सब्जेक्ट के जो है 50 क्वेश्चन आएंगे। सो अगर आपको मैथ्स और रीजनिंग नहीं आता तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाओगे। सेकंड एग्जाम होता है CHSL, इट मीन जिसमें जो है क्लर्क चुने जाते हैं। इसमें भी जो है 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग के आते हैं, यहाँ पे भी मैथ्स इंपॉर्टेंट है। एंड थर्ड एग्जाम होता है ऑफिसर लेवल का जिसको हम बोलते हैं CGL कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। ये जो है ग्रेजुएशन के बाद होता है। इसकी हेल्प से जो है इंटेलिजेंट ब्यूरो, आपने IB का नाम सुना होगा, एंड अभी करंट अफेयर में क्या चल रहा था, इनकम टैक्स एक्सपेक्टर का नाम सुना होगा, एक्साइज ड्यूटी एक्सपेक्टर का नाम सुना होगा। ये जितने भी ऑफिसर होते हैं सबके सब मोस्टली जो है SSC CGL का ही एग्जाम क्लियर करके आते हैं। यहाँ पे भी जो है प्री में 50 क्वेश्चन जो है मैथ्स से आता है, मैथ्स और रीजनिंग से, और मैथ्स में भी जो है 50 क्वेश्चन मैथ्स और रीजनिंग से आता है। इट मीन्स प्री में भी मैथ्स है और मेन में भी मैथ्स है, मेंस में भी। सो यहाँ पे आप तीनों एग्जाम को देख सकते हो। जो 10th लेवल पे हो रहा है, इट मीन्स जो प्यून ले रहा है, चपरासी भी बनने के लिए आपको मैथ्स आना चाहिए, एंड ऑफिसर बनने के लिए भी आपको मैथ्स आना चाहिए। सो इसमें मैथ्स कंपलसरी है। अगर आप रेलवे का एग्जाम देते हो, रेलवे में भी NTPC नॉन टेक्निकल पॉपुलर कमेट्री, या तो आप प्यून का एग्जाम देते हो, क्लर्क का देते हो, ऑफिसर का देते हो, तीनों एग्जाम में मैथ्स कंपलसरी है। विदाउट आपको मैथ्स जो है यहाँ पे एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ पे मैथ्स में शायद अलग अलग डिपार्टमेंट होता है किस तरीके से कितने क्वेश्चन सेट करते हैं। इट मीन्स 30 क्वेश्चन तो कंपलसरी होता है, कोई भी एग्जाम हो, प्यून का हो, क्लर्क का हो, ऑफिसर का हो, 30 क्वेश्चन मैथ्स के आने कंपलसरी होते हैं। प्लस रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं। मैथ्स और रीजनिंग दोनों को सॉल्व करने का मेथड एक ही है, बस केवल मैथ्स थोड़ा सा आपको टफ पड़ेगा, रीजनिंग उससे ज़्यादा इजी पड़ता है। अगर आपको मैथ्स आ गया तो आप जो है रीजनिंग बहुत इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हो। सो रेलवे के एग्जाम में भी मैथ्स है। अगर आप फूड सेफ्टी का एग्जाम दे रहे हो तो यहाँ पे भी मैथ्स आपको कंपलसरी आना चाहिए। अगर आप किसी बैंक का एग्जाम दे रहे हो, इट मीन्स या तो प्यून का दो, या क्लर्क का दो, या PO का दो, ऑफिसर का एग्जाम दो, सो यहाँ पे भी मैथ्स कंपलसरी है। विदाउट मैथ्स आपका एंट्री नहीं है।
अदर जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे आपने यहाँ पे सीटी का एग्जाम सुन रखा होगा, सीटी में बस केवल आपको 2 ही 3 पता होगा कि इंजीनियर बनना है तो ये करना है, डॉक्टर बनना है तो ये करना है। सीटी में लगभग टोटल जो है 18 टाइप्स के एग्जाम होते हैं। जो टीचर बनते हैं उनके लिए भी सीटी एग्जाम कंडक्ट कराता है बीएड करने के लिए, जो एडवोकेट बनते हैं उनके लिए भी सीटी एग्जाम कंडक्ट कराता है, जो डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उनके लिए भी सीटी एग्जाम कंडक्ट कराता है। इट मीन्स किसी भी फील्ड में जाओ, टीचर बनने के लिए भी मैथ्स आपको आना चाहिए, एडवोकेट बनने के लिए भी आपको बेसिक मैथ्स आना चाहिए क्लास 10 तक का। एंड डॉक्टर इंजीनियर बनोगे तो यहाँ पे जहाँ पे फिजिक्स है वहाँ पे मान के चलो मैथ्स है, विदाउट जो है मैथ्स आप फिजिक्स को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो ये सब आपके गवर्नमेंट एग्जाम थे। अब यहाँ से आप समझ सकते हो कि आपका ड्रीम क्या है, आपका सपना क्या है, आप क्या बनना चाहते हो किसी भी फील्ड में। अगर आप अच्छे से यूट्यूबर बनना चाहते हो तो विदाउट मैथ्स का अगर आपको परफेक्ट तरीके से नॉलेज रहेगा तो आप अच्छे यूट्यूबर बन पाओगे। अगर जो है आप गूगल में जॉब करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जॉब करना चाहते हो तो विदाउट मैथ्स आप नहीं कर पाओगे। अगर आप इंस्टाग्राम पे एडिट करना सीखना चाहते हो, इट मीन्स जो भी चीज़ें प्रॉपर अच्छे तरीके से जहाँ से अर्निंग होंगी उनके लिए आपको जो है बेसिक मैथ्स आना चाहिए। अगर आप एजुकेशन फील्ड में डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, कंप्यूटर साइंस, आईटी, तो सब जगह मैथ्स है, आपको मैथ्स जो है यहाँ पे भी आना चाहिए। अगर आप जो है अपने डेली लाइफ के चीज़ें आसपास जो देखते हो वहाँ पे भी आपको मैथ्स और फिजिक्स नज़र आएगा। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, चाहे वो प्यून का हो, क्लर्क का हो, ऑफिसर का हो, वहाँ पे भी मैथ्स कंपलसरी कर रखा है। सो मैथ्स से आप बच नहीं सकते। मैथ्स से जितना दूर भागोगे आपको उतना ही परेशान करेगा। इससे अच्छा ये है कि आप क्लास 10th तक के मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लो, उसके बाद छोड़ना चाहते हो तो छोड़ दो, लेकिन क्लास 10th तक के मैथमेटिक्स को अच्छे से पढ़ लो। तो आगे जब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी, 11th पास करोगे, 12th पास करोगे, अगर कोई गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो या कहीं पे अदर एग्जाम दे रहे हो तो उन सब चीज़ों में आपको बहुत ही ईजी रहेगा वो सब चीज़ें क्लियर करना। अदरवाइज आपको वो समझ में नहीं आएगा कि किस तरीके से करना है। सो मैथ्स से दूर मत भागो, एक बार मेहनत करके अच्छे से मैथ्स की पढ़ाई कर ही लो। सो आई होप आप सब मैथ्स के इम्पॉर्टेंट को समझ गए होंगे कि आपको लाइफ में कुछ भी करना हो तो मैथ्स की क्या वैल्यू है। सो आइए अब एक बार हम क्लास 10th के सिलेबस को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। सो फर्स्ट है आपके पास अलजेब्रा। अलजेब्रा की अगर मैं बात करूं तो टोटल अलजेब्रा में 6 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। सेकंड चैप्टर है आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो। थर्ड चैप्टर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। सो टोटल आपके पास 6 चैप्टर हैं। इन 6 चैप्टर में से सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है? अगर आप फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर अच्छे से कर लेते हो, सबसे ज़्यादा फोकस आपको फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर पे करना है। अगर आपने फर्स्ट और सेकंड चैप्टर प्रॉपर वे में अच्छी तरीके से कर लिया तो ये जितने रिमेनिंग चैप्टर हैं ये आपके लिए फिर बहुत इजी हो जाएंगे सॉल्व करने के लिए। बिकॉज फर्स्ट चैप्टर क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। आप यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना सीख गए, इक्वेशन किस तरीके से सॉल्व होता है यहाँ पे भी सीख गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी आप प्रॉपर तरीके से इन सब चीज़ों को सीख जाओगे। तो ये थर्ड चैप्टर आपको सॉल्व करने के लिए बहुत ही इजी रहेगा। सेम ऐसे स्टैटिक्स भी जो है अगर आप प्रॉपर तरीके से कर लिए, इसका भी फर्स्ट वाले चैप्टर में भी 12 मार्क्स के लिए आता है, सेकेंड चैप्टर भी 12 मार्क्स के लिए आता है, एंड जो 6th वाला चैप्टर है ये भी जो है 12 मार्क्स के लिए आता है विथ ऑप्शन। इट मीन्स अगर आप टोटल सभी चैप्टर का वेटेज काउंट करोगे सो इन्हीं तीनों चैप्टर का काउंट करके आपके पास 36 मार्क्स हो गए। और आपको एग्जाम में सवाल कितने करने के लिए रहता है? 40 मार्क्स के लिए। सो आपका फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड चैप्टर एंड 6th वाला चैप्टर टोटल 36 मार्क्स का वेटेज रखता है। सो प्रॉपर आपको चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2 को बहुत अच्छी तरीके से समझना है और बहुत प्रॉपर तरीके से करना है। अगर फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर आपने कर लिया तो बाकी के चैप्टर आपके लिए बहुत इजी हो जाएंगे। यहाँ पे थर्ड वाला चैप्टर 8 मार्क्स के लिए आएगा, फाइनेंशियल प्लानिंग 8 मार्क्स के लिए आएगा, एंड ये भी 8 मार्क्स के लिए आएगा। तो टोटल अगर आप काउंट करोगे तो टोटल मार्क्स हो गए आपके पास 60, और इस 60 मार्क्स में से आपको एग्जाम में 40 मार्क्स के लिए सॉल्व करना रहता है। इट मीन्स आपको 40 मार्क्स लाना रहता है आउट ऑफ के लिए। सो ये बहुत ही इजी है। अलजेब्रा में तो बहुत ही इजी है, इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बस केवल आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है प्रॉपर वे में। एंड फर्स्ट, सेकेंड एंड लास्ट चैप्टर पे जो है आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। अगर आपने ये तीनों चैप्टर कर लिया तो मोस्टली जो ये थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर है ये जो है आप इजीली तरीके से सॉल्व कर लोगे। ये है अलजेब्रा का टोटल 6 चैप्टर है। 6 चैप्टर में से ये है आपके पास मार्क्स विथ ऑप्शन। यहाँ पे आप देख सकते हो
कौन कौन कितने मार्क्स के लिए आने वाले हैं। टोटल काउंट करोगे तो 60 मार्क्स हो गया एंड इस 60 मार्क्स में से जो है आपको 40 मार्क्स लाने रहते हैं। सेम जो है सिलेबस आपका जो है यहाँ पे ज्योमेट्री का है। ज्योमेट्री में कितने चैप्टर हैं, यहाँ पे एक चैप्टर और इंक्रीज हो गया है एंड ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को ज्योमेट्री ही हार्ड जाता है। अलजेब्रा तो मोस्टली सॉल्व कर लेते हैं बिकॉज अलजेब्रा जो है फॉर्मूले के बेस पे होता है एंड बेसिक लॉजिक के बेस पे होता है, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। ज्योमेट्री में प्रॉब्लम क्या रहता है कि यहाँ पे थियरम्स बहुत सारे रहते हैं, सो उसकी हेल्प से जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करना रहता है। सो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है आपके पास सिमिलैरिटी, ये 10 मार्क्स के लिए आएगा। सेकंड है पाइथागोरस थ्योरम, ये 7 मार्क्स के लिए आता है। थर्ड चैप्टर एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सबसे बड़ा है और जो स्टूडेंट को सबसे परेशान करता है, सर्कल, ये 12 मार्क्स के लिए आएगा। फिर कंस्ट्रक्शन 7 मार्क्स के लिए आएगा। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 7 मार्क्स के लिए आएगा। टिग्नोमेट्री जो है 7 मार्क्स के लिए आएगा एंड मेंसुरेशन जो है 10 मार्क्स के लिए आता है। अगर आप टोटल काउंट करोगे तो टोटल काउंट में आपके पास आ जाएगा 60 मार्क्स और इस 60 मार्क्स में से आपको एग्जाम में 40 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। इनमें से ये जो तीनों चैप्टर हैं, इट मीन्स टिग्नोमेट्री की बात करूं, मेंसुरेशन की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं एंड पाइथागोरस थ्योरम की बात करूं, ये जो आपके पास 1 2 3 4 ये जो 4 चैप्टर हैं, ये 4 चैप्टर जो है मैक्सिमम फॉर्मूले के बेस पे हैं। अगर आपको फॉर्मूला अच्छी तरीके से लर्न है, प्रॉपर तरीके से लर्न है और आपको थोड़ा बहुत रीडिंग आता है, आप क्वेश्चन को रीड करके समझ पा रहे हो, तो ये मान के चलो आपको चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 5, 6 एंड 7 में ज़्यादा डाउट नहीं आएगा। प्रॉब्लम किस में आ सकता है, प्रॉब्लम 2 ही चैप्टर में ज़्यादातर आता है, सिमिलैरिटीज एंड सर्कल में, बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा थ्योरम है। आपको पता होगा कि टोटल काउंट करके जो है लगभग अराउंड 50 थ्योरम इसमें होंगे टोटल जो है ज्योमेट्री में। अब इस 50 थ्योरम में से एग्जाम में कितने आते हैं, एग्जाम में बहुत आएंगे, सो 2 से लेके 3 थ्योरम ही आते हैं। बहुत ज़्यादा अगर आएंगे तो 4 थ्योरम कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 जो है मैक्सिमम होता है, 2 से 3 थ्योरम आएंगे। अगर आप इन सभी 50 थ्योरम्स को सॉल्व करने बैठ गए, समझने बैठ गए, तो आप कितना टाइम वेस्ट करोगे। उससे इजी ये है कि आप ये चारों चैप्टर कर लो, चैप्टर नंबर 5, 6, 7 एंड सेकंड वाला। जितना आप 50 थ्योरम पे जो है ध्यान दोगे, उससे जल्दी जो है ये 2nd, 5th, 6th एंड 7th जो है चैप्टर आप कर लोगे। सो इसलिए जैसे आप मान के चलो आपके स्कूल में कितने फ्रेंड होंगे, आपके क्लास में कितने जो है स्टूडेंट होंगे, ये मान के चलो आपके क्लास में जो है 60 स्टूडेंट हैं। सो क्या आपके 60 के 60 स्टूडेंट फ्रेंड होंगे? नहीं होंगे ना। जानते तो आप सबको हो, लेकिन फ्रेंड कितने होंगे, इसमें से जो है 4 to 5 ही फ्रेंड होंगे जिनके साथ आप रहते हो, अपनी बातें शेयर कर पाते हो। तो सेम यहाँ पे भी आपको इसी मेथड को अप्लाई करना है। टोटल 50 थ्योरम है, तो एक बार जब आप पढ़ रहे हो तो पढ़ना सभी को है, देखना सभी को है, लेकिन जब आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इनमें से भी केवल 10 से 12 थ्योरम ऐसे हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसी में से जो है एग्जाम में पूछा जाता है, एग्जाम में आ भी जाता है। सो ज़्यादा से ज़्यादा फोकस आपको इस पे करना है, ना कि टोटल आप पढ़ने बैठ जाओ। एक बार पूरा आप अच्छे से कर लो, फिर जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे प्रीवियस ईयर का, तो जो बार बार जो है थियरम्स रिपीट हो रहे हैं, ज़्यादा फोकस आपको इस पे करना है। सो थियरम्स से आपको डरना नहीं है। थियरम्स को ही सॉल्व करने का, उसको प्रूफ करने का लॉजिक होता है। लॉजिक यही है कि जो प्रीवियस ईयर में सबसे ज़्यादा आए हुए हैं उन पे आप ज़्यादा फोकस करो, उनके पीछे का लॉजिक समझो, उसकी हेल्प से आप दूसरे थ्योरम को भी सॉल्व कर सकते हो अगर एक बार आप लॉजिक समझ गए। सो आपको फोकस किस पे करना है, अगर ज्योमेट्री में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो ये जो फॉर्मूले बेस वाले चैप्टर हैं इनको आपको प्रॉपर और बहुत अच्छी तरीके से करना होगा, मैक्सिमम मार्क्स इस पे ला सकते हो। फिर जो टाइम बचे आप सिमिलैरिटी को दो एंड सर्कल को दो। सिमिलैरिटी एंड सर्कल में भी आपको जो डायरेक्टली फॉर्मूले के बेस पे आएंगे, जो छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे, इनको बहुत अच्छी तरीके से करना है। अगर आपको थ्योरम में प्रॉब्लम है तो जो ये 10 से 12 इंपॉर्टेंट थ्योरम है जो मैं कराऊंगा आपको, 100% ये गारंटी तो नहीं है, लेकिन ये मान के चलो 90%, 95% गारंटी है कि उसमें से आपके एग्जाम में आ जाएगा। जितने थ्योरम, मैक्सिमम 10 to 15 थ्योरम में से ही हर बार जो है आता है। सो आप इनको अच्छी तरीके से कर लेना। ये पूरा आपको 50 थ्योरम्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक बार आप स्कूल में करा रहे हैं, क्लासेज में करा रहे हैं, तो वहां से एक बार आप देख लो, लॉजिक समझ लो कि इस तरीके से ऐसा थ्योरम है। बाकी जो ये 10 से 15 थ्योरम है इनके ऊपर जो है आप ज़्यादा फोकस करना। सो ये था आपका जो है ज्योमेट्री का सिलेबस एंड ये था आपके पास अलजेब्रा का सिलेबस। अलजेब्रा थोड़ा इजी होता है, इसमें आउट ऑफ लाना इजी होता है। ज्योमेट्री में थोड़ा आपको खुद का माइंड यूज करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे चीज़ों को ज़्यादा रीड करना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद फिर जाके सॉल्व करना पड़ता है।
आइए अब इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन में इंटर कर रहे हैं। वीडियो को 1 मिनट के लिए पॉज करो, पानी पी के आ जाओ और साथ ही अब एक बुक और पेन भी ले लेना। वीडियो थोड़ा सा लंबा तो ज़रूर होगा, बट अगर आपको अपने लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपने टारगेट तक आपको पहुंचना है, अगर आप टॉपर बनना चाहते हो तो वीडियो को आपको लास्ट तक तो देखना ही पड़ेगा। आगे के 15 से 20 मिनट में हम सब समझने वाले हैं कि मैथ्स में अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, टॉपर कैसे बने। मैथ्स सॉल्व करने के लिए आपका इन्वायरमेंट कैसा होना चाहिए, आप कहाँ पे पढ़ रहे हो, किस जगह पे पढ़ रहे हो, किस फ्रेंड के साथ पढ़ रहे हो, आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है, ये चीज़ें जो है आपको बहुत हेल्प करती हैं आपको आगे बढ़ने में या तो आपको पीछे ले जाने में, कि आपका फ्रेंड सर्कल कैसा है और जहाँ पे पढ़ रहे हो वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है। टॉपर का क्या अप्रोच होना चाहिए, आप टारगेट किस तरीके से फिक्स करो और उसको अचीव कैसे करो, आपको हेल्दी कंपटीशन रखना है किस तरीके से करना है। सबसे ज़्यादा आपको जो है डाउट रहता है वर्ड प्रॉब्लम में कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें, तो इसको भी अभी हम समझ लेते हैं कि क्या है प्रॉपर वे, वर्ड प्रॉब्लम को किस तरीके से समझे, कैसे सॉल्व करें। एंड फॉर्मूलेज को लॉन्ग टाइम के लिए कैसे लर्न करके रखें, कैसे अपने माइंड में रखें। बिकॉज आप सब रट्टा मारते हो तो भूल जाते हो। रट्टा मारने से कोई भी चीज़ रटोगे तो आप थोड़े टाइम तक याद रहेगा, फिर भूल जाओगे। लेकिन आपको अगर परमानेंट अपने माइंड में फिक्स करना है तो उसके लिए अलग मेथड होता है। एंड आप जो है अपने वीकनेस पे एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे ध्यान दो कि मैं कहाँ पे किस पॉइंट पे कमजोर हूँ और कौन सा पॉइंट मेरा ठीक है। एंड जो अभी मैंने आपको बताया ये लास्ट स्लाइड पे कि गवर्नमेंट एग्जाम में मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी दिखाऊंगा गवर्नमेंट एग्जाम के, जो आपको ऑफिशियल लेवल का क्वेश्चन है। क्लास 9th और 10th के वहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे गए हैं। ऐसे जितने भी क्वेश्चन आते हैं मोस्टली क्लास 9th और 10th के ही लेवल के रहते हैं, बस केवल वहाँ पे सॉल्व करने के लिए टाइम कम रहता है। तो ये प्रूफ भी मैं आपको दिखा दूंगा ताकि आपके मन में तसल्ली हो जाए कि हाँ जो है सेम क्वेश्चन जो मैं पढ़ रहा हूँ ऐसे ही क्वेश्चन जो है एग्जाम में आते हैं। सो 1 बाय 1 इन सब चीज़ों को हम आगे करके समझते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक है फ्रेंड सर्कल एंड इन्वायरमेंट। ये आपका फ्रेंड सर्कल, आप कैसे लोगों के साथ रह रहे हो और किस एनवायरनमेंट में आप रह के स्टडी कर रहे हो, ये आपके पढ़ाई को किस तरीके से इफेक्ट करता है। पॉजिटिव वे में लेके जा रहा है या आप नेगेटिव वे में जो है धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हो और वीक होते जा रहे हो। सो ये किस तरीके से आपके लाइफ में हेल्प करता है, पहले हम इसके बारे में समझ लेते हैं। फिर जो है मैथ्स कैसे सॉल्व करना है, ये एक छोटी बात है। मैथ्स जो है आप परफेक्ट तरीके से सॉल्व कर लोगे, लेकिन पहले आपको ये देखना होगा कि आप किन लोगों के साथ रह रहे हो, वो क्या क्या चीजें कर रहे हैं, उनका ध्यान पढ़ाई में है कि नहीं है। अगर आप पढ़ रहे हो और वो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, तो ये मान के चलो कि आप भी जो है पढ़ना बंद करके उनके साथ लग जाओगे। तो पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फ्रेंड सर्कल। अगर आप अपने लाइफ में, इट मीन्स एजुकेशन के फील्ड में, बिजनेस के फील्ड में, जॉब के फील्ड में, किसी भी फील्ड में टॉप पोजीशन पर आना चाहते हो तो इसके पीछे आपके फ्रेंड का सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसा बनते जाओगे, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये आज से ही आप अपने माइंड में फिक्स कर लो, जैसे लोगों के साथ रहोगे आप वैसा बनते चले जाओगे। अगर आपका फ्रेंड जो है हार्ड वर्क कर रहा है, अच्छे से पढ़ाई कर रहा है, तो उसको देख के आप भी जो है अच्छे से पढ़ाई करोगे, मेहनत करोगे। अगर आपका फ्रेंड पढ़ाई नहीं कर रहा है, धीरे धीरे टाइम पास कर रहा है, आपको भी जो है वो टाइम पास करना सिखा देगा, आप जो है उसी कंडीशन में आ जाओगे। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको ऐसा अप्रोच बताने जा रहा हूं जो मैक्सिमम टॉपर अपने लाइफ में फॉलो करते हैं, चाहे वो में टॉप किया हो या किसी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम में टॉप किया हो। इससे आपको प्रॉपर वे में पढ़ाई करने का एक आइडिया मिल जाएगा। अगर आपने अपने टारगेट को बड़ा रखा है, मीन्स मुझे 85% लाना है, 90% लाना है या 95+% लाना है, तो ये मान के चलो कि अकेले इसे अचीव करने में आपको बहुत प्रॉब्लम होगा। सो आप 4 से 5 फ्रेंड का एक छोटा सा ग्रुप बनाओ। ट्राई करना कि बॉयज एंड गर्ल्स दोनों रहें इस ग्रुप में, ताकि आप जो भी बोलो सोच समझ के बोलो, उतना ही बोलो जितना आप डेली कंप्लीट कर पाओ। और हाँ, ये जो आपके ग्रुप के फ्रेंड हैं सभी के सभी पढ़ाई में हार्ड वर्किंग होने चाहिए। सभी का एक ही टारगेट होना चाहिए कि मुझे 95+% मार्क्स लाने हैं। इस तरीके से मैथ सॉल्व करने में आपको कभी भी बोर नहीं होगा और फ्रेंड सर्कल की वजह से आपका इंटरेस्ट और भी बढ़ता जाएगा और डेली आप अपने अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट देखोगे ही।
एक छोटी सी बात मैं शेयर करता हूं आपसे, आपको पता भी होगा। आपने कोटा का नाम तो सुना ही होगा। वहां पर एवरी ईयर न जाने कितने बच्चे नीट एग्जाम, JEE एग्जाम की तैयारी करने जाते हैं। अगर कोई बच्चा JEE एग्जाम का, नीट एग्जाम का, इन सब की तैयारी करने गया है तो ये मान के चलो कि उसका एकेडमिक ईयर बहुत अच्छा रहा होगा। इट मीन्स 10th में, 12th में उसके 80% या 85% प्लस मार्क्स तो रहे ही होंगे। फिर भी उनमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि सुसाइड कर लेते हैं। आप डेली न्यूज़पेपर पे या को कहीं और आप देखते होंगे। पता है क्यों? उनके पास ऐसे फ्रेंड नहीं हैं जो उनको दिलासा दिला सकें कि भाई मैं भी हूँ तेरे साथ, तुझसे बुरी कंडीशन मेरी है फिर भी मैं हार नहीं मान रहा हूँ, लगा हूँ। तो फ्रेंड सर्कल आपके लाइफ का एक मेडिसिन है जो हर एक बीमारी में काम आएगा और आपको आगे बढ़ने में हमेशा हेल्प करेगा। सो जो भी फ्रेंड बनाओ आप बहुत सोच समझ के बनाओ। आप जिस दिशा में आगे जा रहे हो, जो आपका टारगेट है, आप उसी के अकॉर्डिंग फ्रेंड बनाओ। और अगर आपने गलत फ्रेंड बना लिए तो ये मान के चलो कि अगर आपके 90% मार्क्स आने वाले थे तो उस फ्रेंड की वजह से आप जो है 85 या 80% पे आ जाओगे। तो इसलिए जो भी काम करो बहुत सोच समझ के करो। सेकंड पॉइंट है टॉपर अप्रोच एंड टारगेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आपका टारगेट। जो भी आप टारगेट बना रहे हो, आप उस टारगेट को जो है छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करो। जैसे आज आपने टारगेट बनाया कि आज जो है मुझे अलजेब्रा का 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है एंड ज्योमेट्री का जो है 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जब तक आप इन 5 और 5 क्वेश्चन को सॉल्व कर लो तब तक दूसरे काम में मत लगो। फर्स्ट जो आपने टारगेट बनाया है उस टारगेट को आपको किसी भी कीमत पे उसी दिन में कंप्लीट करना है। अगर आप इस टारगेट को कंप्लीट कर लोगे तो आप जो है खुद से मोटिवेट रहोगे और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती रहेगी। अगर जो है आप इसी टारगेट को कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, मान के चलो कि आपके पास टाइम कम है, सो आप 5 क्वेश्चन का टारगेट लो ही मत। आप जो है उतना ही लो जितना एक दिन में सॉल्व कर पाओ। आप 3 क्वेश्चन इसके ले लो, 3 क्वेश्चन इसके ले लो, लेकिन जितना टारगेट लो उतना टारगेट आपको कंप्लीट करके ही छोड़ना है, ताकि जो आपके अंदर एनर्जी आए वो पॉजिटिव एनर्जी आए। दूसरे दिन जब आप सॉल्व करने बैठो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि जो कल मैंने टारगेट लिया था उस टारगेट को कंप्लीट कर लिया है, आज मुझे दूसरा सॉल्व करना है। आप जो है अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाओ। टाइम टेबल इट मीन्स एक हफ्ते में टोटल 7 डेज होते हैं। आप सैटरडे एंड संडे को छोड़ दो, सैटरडे एंड संडे ओनली क्या रखो आप, इस दिन बस केवल आपको रिवीजन करना है। जितना आपने 5 डेज में पढ़ा है, मंडे को, ट्यूसडे को, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये जो आपने जो है जो 5 डेज में आपने पढ़ा है, इस 5 डेज में जो भी आप न्यू चीजें पढ़ रहे हो, जो मैथ सॉल्व कर रहे हो, जो चीज लर्निंग कर रहे हो, बस केवल आपको 5 डेज ही करना है। बाकी ये जो 2 दिन बच गए आपके पास, सैटरडे एंड संडे, इन दिनों बस केवल आपको रिवीजन करना है। अगर आप रिवाइज नहीं करोगे तो इन 5 डेज का भी कोई मतलब नहीं निकलेगा, आप बाद में भूल जाओगे। और जब फिर से आप 1 महीने बाद इन सब चीजों को रिवाइज करने जाओगे तो सभी चीजें आपको नहीं लगेंगी, फिर से आपको लर्न करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो इससे अच्छा ये है कि आप स्टार्टिंग से ही अपना टारगेट बनाओ कि जो भी चीजें आपने 5 डेज में की हैं, जितनी भी चीजें पढ़ी हैं, उसको सैटरडे एंड संडे बस केवल हमें रिवाइज करना है, फॉर्मूले लर्न करने हैं, उसके बेस पे 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से अपना टारगेट आप बना के चलो। मुझे मैथ्स में जो है 10 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो वो 10 क्वेश्चन एक दिन में आपका कंप्लीट होना चाहिए। साइंस के 2 क्वेश्चन लर्न करने हैं तो साइंस में 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट ही होने चाहिए। टारगेट उतना ही बनाओ जितना आप अचीव कर पाओ। अगर आपने अचीव कर लिया तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी और आपको आगे भी पढ़ने में मन लगेगा। अगर वही आपका कंप्लीट नहीं हो रहा है तो धीरे धीरे आपके ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा। जब आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को फॉलो करोगे, आप डेली टारगेट बनाओगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसको देखोगे कि मुझे कहाँ पे प्रॉब्लम है और किस तरीके से सॉल्व करना है, मुझसे कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट नहीं लर्न हो रहा है, क्यों नहीं लर्न हो रहा है। जब आप इस तरीके से टाइम टेबल बना के अपने ऊपर 3 से 4 मंथ तक कंटिन्यूअस वर्क करोगे तब जाके आप जो है टॉपर बन सकते हो। अगर आपको ऐसा लगता है कि एक दिन में आपने कोई वीडियो देखा, 2 दिन में देखा, एग्जाम के 1 हफ्ते पहले देखा और आप टॉपर बन जाओगे, तो ये आपकी गलतफहमी है। आपके मार्क्स तो आ जाएंगे थोड़े बहुत, लेकिन आप जो है टॉपर नहीं बन सकते। सो इसलिए आपको अपना टारगेट खुद बनाना है, बिकॉज पढ़ना आपको है, आपकी कंडीशन आपको पता है।
कि आपके पास घर पे कितना वर्क होता है, घर पे कितना काम करना होता है, स्कूल से कितना काम मिला है, क्लासेस से कितना काम मिला है। सो उसके अकॉर्डिंग दूसरे की चीज़ों को फॉलो मत करो। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सिचुएशन को देखते हुए आप अपना टारगेट बनाओ, उसके हिसाब से टाइम टेबल बनाओ और उसके हिसाब से पढ़ाई करो। इस तरीके से करोगे तब जाके जो है आप टॉपर बन पाओगे। मैथ्स में ही नहीं, पढ़ाई में ही नहीं, अपने लाइफ में भी टॉपर आप जो है तभी बन पाओगे जब आप चीज़ों को खुद से मैनेज करना सीख जाओगे, खुद के हिसाब से काम करोगे तब। उसके बाद जो भी चीज़ें आपने पढ़ी है, सपोज आज जो है आपने मैथ्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व किया, उस 5 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चन आया और 1 क्वेश्चन नहीं आया, तो अब क्या करना है आपको, जो आपने फ्रेंड सर्कल बना रखा है उस फ्रेंड सर्कल में इस क्वेश्चन के बारे में आपको डिस्कशन करना है। सपोज आपने 5 क्वेश्चन सॉल्व किया है, आपके फ्रेंड ने भी जो है 5 क्वेश्चन का टारगेट बनाया था, उसको भी 1 क्वेश्चन नहीं आया। ऐसे जो आपके 4 से 5 फ्रेंड हैं और 3 क्वेश्चन आपके पास ऐसे आए कि जो आपके फ्रेंड सर्कल में नहीं आ रहा है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन नए मिल गए ना सॉल्व करने के लिए। तो इस तरीके से आपका कंपटीशन बढ़ता जाएगा, डेली के डेली आपके पास नए क्वेश्चन आते जाएंगे। आपको मेहनत भी कम करना पड़ रहा है। आपने जो 5 क्वेश्चन लिए ये तो आपके 5 सॉल्व हो गए, जो आपके 5 क्वेश्चन फ्रेंड लेके आए आपने उसको भी सॉल्व कर लिया। इट मीन्स आपको ढूंढना भी नहीं पड़ा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिल गए और धीरे धीरे आप सबके बीच में कंपटीशन हाई होगा। कंपटीशन हाई होगा इसका मतलब ये नहीं कि आप एक दूसरे से जलने लगोगे, ये सब चीजें वहां पे नहीं करना है। कंपटीशन हाई होने का मतलब कि बस केवल पढ़ाई में, कि मुझे पढ़ाई में किस तरीके से जो मैंने लक्ष्य बनाया है, एम बनाया है 95% तक, वहां तक किस तरीके से मैं पहुंच सकता हूं। ये आपके फ्रेंड सर्कल की हेल्प से थोड़ी चीजें आप करो, थोड़ी चीजें आपके फ्रेंड जो है सर्च करके लाएंगे। इस तरीके से करोगे तो आप टाइम मैनेजमेंट भी कर लोगे और बहुत अच्छी तरीके से आप चीजों को समझ के सॉल्व भी कर पाओगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके पास कि हाउ टू अंडरस्टैंड अ वर्ड प्रॉब्लम। सबसे ज्यादा आपको प्रॉब्लम इसी में होता है कि वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। सो आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन को पहले आप बाहर कर दो। आपको वर्ड प्रॉब्लम के क्वेश्चन में जो है डाउट ही नहीं है। पहले आप तो अपनी रीडिंग हैबिट बनाओ। सपोज मैंने एक क्वेश्चन दिया यहाँ पे 5 × 4, ये आप इसका आंसर सभी बता सकते हो कितना आएगा, 20 आएगा। लेकिन अगर इसी क्वेश्चन को मैं एक प्रॉपर अच्छे तरीके से वर्ड प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके देता तो आपको वहां पे सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता, बिकॉज आपकी रीडिंग हैबिट ही नहीं है। सो फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले आपको अपनी रीडिंग हैबिट बनानी होगी डेली के। अभी तो ये समझो कि अप्रैल चल रहा है आपके पास में, मतलब 2 महीने का टाइम है स्कूल ओपन होने में। सो जब तक स्कूल ओपन नहीं हो रहा है तो मैंने यहाँ पे एक पैसेज लगा रखा है। इस तरीके से आप गूगल पे जाओ या अपने बुक में जाओ, इस तरीके से आपको पैसेज लेना है, पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद आपको जो सेंटेंस ना समझ में आए उसको अंडरलाइन करना है। सपोज आपने यहाँ पे रीड किया, ये लिखा है वेरियस, अब आपको वेरियस का मीनिंग ही पता नहीं चल रहा है क्या है, तो इसको अंडरलाइन करो। फिर जब आपने पूरा पैसेज रीड कर लिया, अब इसको आपके अपने मन में समझना है कि इस पैसेज का मीनिंग क्या है। रीडिंग तो आप कर लोगे, जब तक इस पैसेज का आपको मीनिंग समझ में नहीं आएगा तब तक इस पैसेज का कोई भी मतलब नहीं निकलेगा। सेम ऐसा वर्ड प्रॉब्लम में भी होता है। वर्ड प्रॉब्लम आपने रीड कर लिया कि क्वेश्चन में ये लिखा है, लेकिन जब तक आप उस क्वेश्चन को रीड करके यही नहीं समझ पाओगे कि हमें गिवन क्या है इसमें और फाइंड क्या करना है, तब तक आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाओगे। और कोई टीचर इतना लिख के देता है गिवन क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई होगा, तो जो है आप फटाफट सॉल्व कर लेते हो। सो इसका मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर है, प्रॉब्लम आपके रीडिंग में है, न कि वर्ड प्रॉब्लम है। जितना ज्यादा आप रीडिंग की प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपको वर्ड प्रॉब्लम प्रॉपर तरीके से समझ में आएगा। सो अभी आपके पास मान के चलो टोटल 2 मंथ हैं। टोटल 2 मंथ में जो है आप डेली एक पैसेज को निकालो, 1 से 2 पैसेज को निकालो, या तो बस केवल एक ही पैसेज को निकालो, 1 पैराग्राफ या 2 पैराग्राफ, उसको प्रॉपर अच्छी तरीके से रीड करो। रीड करते टाइम आपको जो है बोल के रीड करना है, न कि गूंगे होके। इट मीन जो भी आप रीड कर रहे हो आपका टंग चलना चाहिए। अगर आपका टंग चलेगा और आपका हाथ चलेगा तो ये मान के चलो आपका माइंड भी चलेगा। अगर आपका हाथ जितना शांत है और टंग जितना शांत है, आपका माइंड जो है उतना कम काम करेगा, उस तरीके से आप नहीं कर पाओगे। तो इसलिए जो भी पैसेज आप रीड कर रहे हो, अगर आप बोल के रीड करोगे तो आपका माइंड जो है अपने आप वर्क करने लगेगा। सो उस पैसेज को रीड करना है। रीड करने के बाद फिर उसको आपको 30 मिनट और देना है। किस लिए देना है, जो भी मीनिंग आपको नहीं समझ में आया उसका मीनिंग आप खुद से ढूंढो। ऐसा नहीं कि अभी टीचर के ऊपर डिपेंड रहो, आप क्लास 10th में पहुंच गए हो, उसका मीनिंग आपको खुद से ढूंढना है। गूगल पे जाओ, चैट जीपीटी पे जाओ, कहीं पे जाओ, उस वर्ड का आप मीनिंग निकालो कि इसका मीनिंग क्या होता है। अपने जो है जो बुक आपने बनाया है, कोई एक मीनिंग का बुक बना लो कि इसका मीनिंग ऐसा होता है, इस तरीके के प्रॉब्लम को हम ऐसे सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे ये सभी फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं। ऐसा एक पतला सा आप बुक बना लो, जो भी चीजें आपको डाउट लगती है, जो नहीं समझ में आता, उस बुक में आप लिखते चलो, ताकि लास्ट टाइम रिवाइज करने में आपको बहुत इजी हो, आप चीजों को आसानी तरीके से समझ पाओ। तो अगर आप ऐसा करोगे तब जाके आप वर्ड प्रॉब्लम में धीरे धीरे इंप्रूव कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। अगर वर्ड प्रॉब्लम में कोई आपको इतना बना के देगा गिव एंड फाइंड फॉर्मूले तो आप कर लोगे, लेकिन अगर खुद से सॉल्व करने के लिए आए तो फिर आपको डाउट होगा, प्रॉब्लम होगा। सो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपको रीडिंग हैबिट बनाना होगा और उन सब चीजों को समझना होगा कि उसका मीनिंग क्या है, तब जाके आप वर्ड प्रॉब्लम में अच्छा कर पाओगे। और ये मान के चलो कि क्लास 10th में अलजेब्रा में 60% वर्ड प्रॉब्लम है और ज्योमेट्री में 70 या 80% तक वर्ड प्रॉब्लम के ही क्वेश्चन आते हैं। सो आप वर्ड प्रॉब्लम से बच नहीं सकते, आपको सॉल्व ही करना होगा, रीडिंग करना ही होगा। अगर आपने ये हैबिट बना लिया, स्टार्टिंग के 5 to 6 डेज में तो थोड़ा प्रॉब्लम होगा, लेकिन जैसे जो है आप रीड करते जाओगे, समझते जाओगे, फिर आपको मजा भी आने लगेगा। आप अपने ग्रुप में बैठ के डिस्कस कर रहे हो, जो फ्रेंड का ग्रुप बनाए हो, आपको और अच्छा लगेगा। जो वो बताएंगे, जो चीजें आप उनको बताओगे, तो इट मीन्स एक इस तरीके से माहौल बन जाएगा, आपका इन्वायरमेंट ऐसा हो जाएगा कि आपको पढ़ने में मजा आने लगेगा। और जब ये सब चीजें हो जाएंगी तो आप धीरे धीरे जो है वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने लगोगे खुद से, कोई भी कैसा भी वर्ड प्रॉब्लम आए। उसके बाद आप अपना ये भी टारगेट बनाओ कि डेली, वो जो आपने 5 डेज का टारगेट बनाया है, सैटरडे एंड संडे तो केवल आपको रिवीजन करना है, उसमें डेली एटलीस्ट आप 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करो। इसमें 1 वर्ड प्रॉब्लम ऐसा लेना है थोड़ा इजी हो, 1 वर्ड प्रॉब्लम ऐसा लेना है जो मॉडरेट लेवल का हो, एंड 1 वर्ड प्रॉब्लम ऐसा लेना है जो हार्ड हो। और कहां से ये वर्ड प्रॉब्लम निकालोगे, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो जो प्रीवियस ईयर आपके एग्जाम हुए हैं बोर्ड के, वहां से आप लेना। इट मीन्स ज्यादा फोकस करना बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सो आपको एक दिन में कम से कम 3 वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं, वो चाहे अलजेब्रा का हो या तो चाहे ज्योमेट्री का हो, या आप दोनों 3 काउंट करके 6 कर सकते हो, जैसा आपके पास टाइम हो आप अपने अकॉर्डिंग करना। मिनिमम आपको तो 3 सॉल्व करने हैं। इससे आपकी हैबिट धीरे धीरे इंप्रूव होते जाएगी और इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के पीछे का आपको लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से रीड करते हैं, किस तरीके से समझते हैं और उनके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन फर्स्ट वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते रहो आप, और ये पैसेज रीड करना मत छोड़ो। जितना पैसेज ज्यादा आप रीड करोगे, ऐसा नहीं कि ये केवल मैथ्स में ही हेल्प करेगा, आपको साइंस लर्न करने में इजी रहेगा। अगर आप पैसेज रीड करना स्टार्ट करोगे, समझोगे, तो ये ज्योग्राफी में भी हेल्प करेगा। हिस्ट्री सिविक्स जो है लर्न करने में जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर आप जो है इंग्लिश जो है आप इससे प्रॉपर तरीके से समझ सकते हो। इसमें जो है ग्रामेटिकल मिस्टेक कहाँ पर है, इट मीन्स आप ग्रामर भी थोड़ा बहुत सीख सकते हो। बहुत सारी चीजें हैं इसमें सीखने के लिए, लेकिन ये बात है कि आप कितना समझ पाते हो और कितना करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है अभी। नेक्स्ट है फॉर्मूलेज को लॉन्ग टाइम के लिए कैसे लर्न करें। अब फॉर्मूलेज लर्न करने के लिए आप क्या करते हो, एक जो है रट्टा मारने बैठ जाते हो कि इसका फॉर्मूला ये है, a + b द होल स्क्वायर क्या होगा, a² + 2ab + b²। इसी तरीके से आप लर्न करते हो ना। सो ये फॉर्मूला लर्न करने का सबसे रॉन्ग मेथड है। ऐसे फॉर्मूले तो आप लर्न कर लोगे, लेकिन फिर से देखोगे 7 डेज के बाद वो फॉर्मूला मैं भूल गया। अगर डेली आप रिवाइज करोगे तो देखोगे तो 2 मंथ के बाद मैं फॉर्मूला यू भूल गया। सो आपको फॉर्मूले लर्न कैसे करने हैं, यहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 डेज किसी भी वीक में, जैसे आपने एक चैप्टर फिनिश किया, अब उस चैप्टर को फिनिश कर लिया, तो फर्स्ट आपको क्या करना है, जो सैटरडे एंड संडे है उसमें बैठो, उसमें जितने भी फॉर्मूले थे आप उनको एक बार रिवाइज करो, एंड उसके बेस पे, उस फॉर्मूले के बेस पे एटलीस्ट आप 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करो। जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये ध्यान के रखना कि आपका टंग चलना चाहिए। क्वेश्चन रीड कर रहे हो तो आपका टंग चलना चाहिए, सॉल्व कर रहे हो तो अगर फॉर्मूला भी लिख रहे हो उस क्वेश्चन में तो आप बोल के लिखो। इससे क्या होगा, सभी फॉर्मूले धीरे धीरे आपके माइंड में फिट होने लगेंगे, एंड आपके माइंड की कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, मतलब चीजों को याद करने का, लर्न करने का, समझने का। तो इस तरीके से आपको करना है, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है। आप जो भी फॉर्मूले आपको लर्न करने हैं उसके बेस पे मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, आपको धीरे धीरे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। एंड आप जो है एक अलग से फॉर्मूला का बुक बना लो। जैसे मान लो फर्स्ट चैप्टर आपका एंड हुआ, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपका एंड हुआ। सो आप जो है क्या करो, जैसे ही वो चैप्टर एंड हो रहा है तो आपके पास 5 जो है फ्रेंड सर्कल का एक ग्रुप है। सो मान के चलो कि ये अलजेब्रा का हो गया और ज्योमेट्री में भी कोई एंड हो रहा है,
सो आप टू फ्रेंड सर्कल इस चीज को डिवाइड कर लो कि भाई मैं अलजेब्रा का बना के आऊंगा, आप ज्योमेट्री का बना के आना, फिर जो है आपस में उसको जेरोक्स के बदले या तो इटमिस कैसे भी आप करके शेयर कर लो, ताकि उन लोगों का भी टाइम बच जाए और आप इन सब चीजों को समझ करो। अगर इस तरीके से आप करते हो, आपके पास जो है फॉर्मूले का बुक है, तो जब भी आप उन सब चीजों को रिवाइज करने बैठोगे तो आपको समझने में बहुत इजी होगा। ये ध्यान रहे कि अगर आप जितना अपना हाथ और जितना अपना टंग चलाते हो, उतना ज्यादा आपके दिमाग में सब चीजें घुसेंगी। इसलिए जैसे देखो यहाँ पे मैंने आपको बता के रखा है, तो इस तरीके से जो भी आपके पास चैप्टर फिनिश हुआ, उस चैप्टर में जितने भी फॉर्मूले हैं उनको प्रॉपर तरीके से एक पतला सा नोटबुक लो, उसमें सब लिखते चलो। चैप्टर नंबर ये में ये सब फॉर्मूले यूज हुए थे, चैप्टर नंबर 2 में ये सब फॉर्मूले यूज हुए, चैप्टर नंबर 3 में ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज हुआ। अगर ऐसा करने से फिर जब भी आप अपने खाली टाइम पे बैठोगे क्वेश्चन को सॉल्व करने, तो उस फॉर्मूले वाले बुक को लेके बैठना, एक बार उसको रिवीजन कर लेना, फिर उसके बेस पे 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ऐसा करने से आपको फॉर्मूले लाइफ टाइम के लिए लर्न हो जाएंगे, आपके माइंड में फिट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप रट्टा मारने बैठ गए, फिर कितना भी रट्टा मारो, कुछ भी करो, वो हर बार आपसे भूलता ही जाएगा और एग्जाम के टाइम पे ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारे आपके पास अलजेब्रा और ज्योमेट्री के फॉर्मूले हो जाएंगे, प्लस साइंस के भी बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो आप कितना रटोगे, फिर आपको प्रॉब्लम होने लगेगा, फिर जो है आप अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढने लगोगे। इसके लिए अभी से इन सब चीजों के लिए रेडी रहो। आप जैसे ही चैप्टर फिनिश होता है, जो आपका ग्रुप है, आपने जो फ्रेंड सर्कल बनाया है, जो अपना ग्रुप बनाया है, सबको जो है थोड़ा थोड़ा पार्ट डिवाइड करके दे दो पढ़ाई के बारे में कि भाई इतना आप करके आना, इतना आप करके आना, इतना आप करके आना, इतना मैं करता हूं। सो इससे आपको इजी भी होगा, टाइम मैनेजमेंट भी सीख जाओगे, किस तरीके से टाइम को यूज करना है, और आपके ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन भी नहीं आएगा। आपके फ्रेंड भी काम कर रहे हैं, आप भी काम कर रहे हो, आपको काम भी करने में मजा आएगा और सब चीजें प्रॉपर तरीके से हो जाएंगी। तो फॉर्मूले लॉन्ग टाइम लर्न करने के लिए यही एक मेथड है कि आप एक पतला सा बुक बना लो, या तो जो आपने नोटबुक बनाया है मैथ सॉल्व करने के लिए, जैसे चैप्टर फिनिश हुआ उसके नेक्स्ट पेज पे सभी आप फॉर्मूले लिख के रखो, और डेली बेसिस पे सैटरडे एंड संडे उनको एक बार जरूर रिवाइज करते रहना। भले ही आप 5 से 10 ही मिनट दो, लेकिन उनको जरूर देखना है। देखने से जो है आपके माइंड में चीजें जो है फिट हो जाएंगी। नेक्स्ट है, अब जो है आपको अपने वीकनेस पे एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे काम करना है। यहाँ पे क्या चीजें हैं देखो, फर्स्ट जो है किस तरीके से आपको करना है। सपोज आपने मैथ्स में क्वेश्चन लिया, अब आपको पता है कि मैं इस टाइप का क्वेश्चन जो है सॉल्व कर पा रहा हूं, एंड ये जो सेकंड क्वेश्चन है एंड ये जो थर्ड क्वेश्चन है, मुझे इसमें ज्यादा डाउट है। आपने सोचा कि मैं अभी जो है मैथ्स पढ़ने बैठता हूं और मैं जो है 1 घंटे या 1 आवर जो है मैथ्स अभी पढ़ूंगा। तो अगर आप इस टाइप के 10 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो इसका कोई भी मतलब नहीं निकलने वाला। ये तो आपको पहले से ही आता है, तो इस पे ज्यादा फोकस आपको नहीं करना है। एक क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया, मान के चलो 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया तो ठीक है, लेकिन अगर आप 8 से 10 क्वेश्चन इसी को सॉल्व करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। जो आपका वीक पॉइंट है, आपको इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आते, तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस आपको इसी टाइप के क्वेश्चन पे करना है, न कि इस पे। समझ गए आप? इस तरीके से आपको टारगेट बना के करना है। आपने टारगेट लिया था 60 मिनट का, आपने सोचा कि 60 मिनट में मैं सॉल्व करने बैठता हूं, और आप जो है 30 मिनट तक जो है आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रह गए जो आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से आता था, तो उसका कोई मतलब नहीं निकला। जब भी आप सॉल्व करो, ये ध्यान में रहे कि मुझे क्या चीजें नहीं आ रही हैं, उनका एक लिस्ट बना लो कि ये चीजें नहीं आ रही हैं। जब मैं इस 60 मिनट में बैठूंगा तो 5 मिनट जो है रिवाइज करूंगा, एंड 55 मिनट जो है जो चीजें मुझे नहीं आ रही हैं मैं उनको सॉल्व करने में लगाऊंगा, न कि टाइम वेस्ट करने में। तो अगर आप ऐसा करोगे तब जाके आपका रिजल्ट अच्छा होगा, आपको जो है प्रॉपर मार्क्स मिलेंगे। ऐसा नहीं कि जो चीजें आपको आ रही है उसी में टाइम वेस्ट करो। और अगर आप इस 55 मिनट में सॉल्व कर रहे हो तो इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन जो है वर्ड प्रॉब्लम के ऐड करना, ताकि आपके वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की कैपेसिटी एंड रीडिंग कैपेसिटी जो है हमेशा बढ़ती रहे और आप चीजों को प्रॉपर तरीके से कर पाओ। एंड अब कुछ बेसिक चीजें मैं आपको बता रहा हूं। अगर आप क्लास 10th में हो, अगर आपको इतनी चीजें आती हैं तो ये मान के चलो आप अच्छी कंडीशन में हो, आप धीरे धीरे मैथ्स को कवर कर लोगे। अगर ये भी नहीं आता तो जो है आगे चल के आपको प्रॉब्लम होने वाला है। फर्स्ट है डिविजिबिलिटी रूल।
डिविजिबिलिटी रूल जो है कैलकुलेशन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट इसी का होता है। इट मीन्स जब भी आप जो है ज्योमेट्री सॉल्व करने बैठोगे, मेंसुरेशन चैप्टर सॉल्व करने बैठोगे, ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व करने बैठोगे, या अदर्स अलजेब्रा का भी चैप्टर आप सॉल्व कर रहे हो, तो ये डिविजिबिलिटी रूल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कैलकुलेशन पार्ट में। सो 2 का डिविजिबिलिटी क्या होता है, 3 का, 4 का, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ऐसे कम से कम आपको 15 तक समझ के रखना है कि 15 तक के डिविजिबिलिटी रूल क्या होते हैं। अगर ये आपको पढ़ना है तो ये कहाँ पर है, ये क्लास 6 का चैप्टर है, 7th का चैप्टर है। आप इसको एक बार रिवाइज कर लेना, समझ सकते हो। एंड ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ ये सब कैलकुलेशन पार्ट का है कि किस तरीके से आप जो है टाइम मैनेजमेंट करके चीजों को फटाफट कर सकते हो। सेकंड है आपके पास टेबल तो कम से कम 20 तक लर्न होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके पास मल्टीप्लाई आया ऐसा 17 इंटू जो है 18, अब जो है आप यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 2 मिनट चला जाएगा, लेकिन अगर आपको टेबल लर्न है तो जो है आप 30 सेकंड में सॉल्व कर लोगे। ये जो आपके पास 60 सेकंड बच रहा है उसका यूज आप कहीं और पे कर सकते हो। सो इस तरीके से आपको करना है। टेबल आपको लर्न करके रखना है, डिविजिबिलिटी रूल पे आप फोकस करो, एक बार देख लो इसको किस तरीके से करते हैं। एंड अगर आपको और कैलकुलेशन इजी करना है तो 1 से लेके 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, एंड 1 से लेके 15 तक क्यूब एंड क्यूब रूट आप लर्न करके रखो। ये लर्न कैसे करना है, आप एक पेज पे लिख लो, आप प्रॉपर एक पेज पे लिख लो, और इस पेज को जहां पे आप सोते हो, जहां पे आप रहते हो, उस दीवार पे चिपका दो। जब भी आप सुबह उठ रहे हो 5 मिनट इस चीज को रिवाइज कर लो, जब भी आप सोने जा रहे हो 5 मिनट इस चीज को रिवाइज कर लो। जितना ज्यादा आप रिवाइज करोगे उतना ज्यादा धीरे धीरे आपको चीजें जो है लर्न होती जाएंगी। एक दिन में अगर आप सोचोगे कि मैं एक ही दिन में 1 से लेके 30 तक पूरा रट्टा मार लेता हूं, तो ये मान के चलो कि आप जो है रट्टा तो मार सकते हो, लेकिन फिर से 3 से 4 दिन बाद देखोगे आप जो है बहुत ज्यादा भूल गए रहोगे। इसलिए आप भूलो मत, प्रॉपर तरीके से आपको लर्न हो जाए, एग्जाम में काम आए। तो जहां पे आप हो वहां पे एक पेपर पे लिखो, और क्यूब क्यूब रूट, स्क्वायर स्क्वायर रूट प्रॉपर तरीके से आप वहां पे स्टिक कर दो, चिपका दो। धीरे धीरे उसको आप रिवाइज करो। अगर 1 महीने में भी रिवाइज करते हो तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप आगे चल के कैलकुलेशन पार्ट में बहुत अच्छा कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है आपको नंबर को आइडेंटिफाई करने आना चाहिए। जब आप प्रोबेबिलिटी सॉल्व करोगे, स्टैटिक सॉल्व करोगे, तो वहां पे इन सब चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से हैं, प्राइम नंबर कौन से हैं, कंपोजिट नंबर कौन से हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या है, ट्विन प्राइम नंबर क्या है, ये सब चीजें जो है आपको प्रॉपर अच्छे तरीके से आना चाहिए। इन सब चीजों को जो है क्लास 6, 7, 8, 9 में ही पढ़ा जाता है। अगर सपोज आपने नहीं पढ़ा है या कोई डाउट है या आपने पढ़ा था तो भूल गया, तो कोई भी एक वीडियो सर्च करो, इन सब चीजों को देख लो, बहुत ही इजी है। या तो मैं ही इसके लिए वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा एक प्रॉपर तरीके से, कौन सा नंबर कैसा है, तो आपको सब चीजें समझ में आ जाएंगी। लेकिन इनको एक बार आपको प्रॉपर अच्छी तरीके से रिवाइज करना है, तो जो है आप कैलकुलेशन पार्ट में बेटर कर सकते हो। नेक्स्ट है आपको एडिशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अभी बोलोगे सर ये क्या, 10th में पहुंच गए आप एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हो। सो ये नॉर्मल वाला तो सबको आता है, लेकिन प्रॉब्लम कहां पे होता है, डेसिमल वाले में। अगर मैंने यहाँ पे ऐसा लिख दिया 63.32 प्लस यहाँ पे 1.90, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको ये भी नहीं आता, ये भी ऐड नहीं कर पाते। मैंने यहाँ पे लिख दिया 63.32 इंटू 1.90। अब वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से ऐड करें, किस तरीके से मल्टीप्लाई करें। तो ये जो आपका डेसिमल वाला पार्ट है, ये आपके जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ज्योमेट्री में ज्यादातर डेसिमल वाला ही पार्ट आएगा। एंड फ्रैक्शन में सपोज मैंने यहाँ पे कुछ इस तरीके से दे दिया 2 and 1/2 प्लस 3 and 1/2, इसको किस तरीके से ऐड करेंगे, ऐसा दे दिया 2 and 1/3 मल्टीप्लाई जो है 2/3, तो किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। सो नॉर्मल तो आप सभी सॉल्व कर लोगे, ये तो पता है क्लास 10th में हो, लेकिन आपको फोकस करना है डेसिमल वाले पार्ट पे, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, एंड फ्रैक्शन वाले पार्ट पे एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन किस तरीके से करते हैं। अगर इतना आपने बेसिक कर लिया है या बेसिक आपको इतना आता है, तो ये मान के चलो आप मैथ्स में धीरे धीरे अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट की तरफ आगे बढ़ोगे। अगर ये भी नहीं आता तो फिर आपको प्रॉब्लम होने वाला है, तो आपको बहुत ही ज्यादा बेसिक पहले करने की जरूरत है, बिकॉज फिर क्लास 10th का मैथ सॉल्व करके कोई भी प्रॉफिट नहीं होने वाला। आप जितना सॉल्व करोगे आगे बढ़ोगे, पीछे वाला भूल जाओगे, आपको कैलकुलेशन पार्ट ही नहीं आ रहा है। तो इसलिए पहले आप जो ये आपके पास 2 मंथ हैं, उन सब मंथ्स में आपको क्या करना है, इन बचे हुए डेज में
आप इन सब बेसिक पार्ट पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ठीक है, नहीं तो पहले इन सब बेसिक वाले पार्ट को फोकस करो कि किस तरीके से इसको मैं कवर कर लूँ। एंड नेक्स्ट यहाँ पे फॉर्मूलेज वाले सेक्शन पे जो क्लास 5, 6, 7, 8, 9 तक के फॉर्मूले हैं उनको एक बुक में नोट डाउन कर लो, उनको देखते रहो, उनके बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करते रहो। एंड ये जो आपको वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने की टेक्निक बताया कि आपको जो है रीडिंग आना चाहिए, रीडिंग कंपलसरी है, फिर उसका मीनिंग समझना आना चाहिए, इन सब चीज़ों को छोड़ो मत। जितने दिन आपके पास रिमेनिंग है इन सब चीज़ों में यूज करो। आप मौज मस्ती भी करो, खेलो भी, टाइम पास भी करो, लेकिन आपको एक दिन में अगर आप बोर्ड का एग्जाम देने वाले हो तो ये मान के चलो 5 घंटे पढ़ाई करना ही करना है, भले वेकेशन चल रहा है। आप 5 आवर जो है अपने आप को दो। यहाँ पे इन सब चीज़ों में 5 आवर में सब कुछ करना है। हिस्ट्री भी पढ़ लो, ज्योग्राफी भी पढ़ लो, इंग्लिश भी पढ़ लो, और मैक्सिमम आप मैथ्स को जो है 2 या 2:30 आवर्स आपको देना ही है। मैथ्स में ज़्यादा टाइम दो एंड उन सब चीज़ों में कम टाइम दो, आपका सब कुछ कवर हो जाएगा। बिकॉज लर्निंग वाला पार्ट तो आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन जब एक बार मैथ्स का आपका सिलेबस स्टार्ट हो जाएगा फिर आप इन सब बेसिक चीज़ों को कवर नहीं कर पाओगे। सो आई होप आप इन सब चीज़ों को आप प्रॉपर तरीके से समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैथ्स आपको सॉल्व करना है, आपको कैसा ग्रुप बनाना है, किस तरीके से उस ग्रुप का हेल्प लेके आपको पढ़ाई में आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि ग्रुप बना लिया आप केवल टाइम पास कर रहे हो, उस ग्रुप की हेल्प भी लेना है। पढ़ाई में किस तरीके से लेना है मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन किस तरीके से सिलेक्टेड अपने ग्रुप में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, ये करके आओ, आप ये करके आओ। फॉर्मूले में किस तरीके से हेल्प लेना है, नोट्स बनाने में किस तरीके से हेल्प लेना है, इन सब चीज़ों में उन ग्रुप का आपको बहुत ही ज़्यादा मदद मिलेगा। और अगर आपको लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम होता है, टारगेट आपका बहुत बड़ा है, ऐसा नहीं कि अभी 2 मंथ्स में ही एग्जाम है, 2 मंथ्स में आपको फटाक से एग्जाम देके निकल जाना है। अभी आपका एग्जाम होने वाला है 2026 में। सो बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, बहुत सारी परेशानियां आएंगी। कभी घर से प्रॉब्लम होगा, कभी फ्रेंड से प्रॉब्लम होगा, कभी स्कूल में कुछ प्रॉब्लम होगा, कभी क्लासेज में कुछ प्रॉब्लम होगा। तो वो जो आपका फ्रेंड सर्कल है उसमें वो आपको मेडिसिन के वर्क जैसा करेगा, बहुत ही ज़्यादा आपको उससे हेल्प मिलने वाला है। सो ये सब चीज़ें भी आपकी हो जाएंगी और धीरे धीरे आप पढ़ाई में भी आपका मन लगा रहेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे आपके लिए कुछ क्वेश्चन लिख के रखे हैं। अब इन क्वेश्चन को आप, ये बेसिक कैलकुलेशन है, इट मीन सब कुछ मैंने बेसिक कैलकुलेशन के ऊपर ये दिया है। एक बार इनको आप सॉल्व करने का ट्राई करो। देखो इस 20 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। अगर 20 क्वेश्चन में से ये मान के चलो आप 15 से 18 क्वेश्चन राइट कर रहे हो तो आपका बेसिक कैलकुलेशन थोड़ा ठीक है, आप चीज़ों को कवर कर ले जाओगे, आप चीज़ों को समझ पाओगे। अगर आप 10 क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो या 10 से भी कम सॉल्व कर पा रहे हो तो ये मान के चलो कि आपको 2 महीने तक बहुत मेहनत से पढ़ाई करना है, बेसिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, तब जाके आप जो है चीज़ों को कवर कर पाओगे। नेक्स्ट है, अब हम बात करते हैं आपके सिलेबस की। सो आपके एग्जाम में कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लिए आता है, टोटल कितने क्वेश्चन होते हैं, इट मीन्स पेपर पैटर्न की एक बार बात कर लेते हैं। सो अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों का पेपर पैटर्न सेम ही रहता है। आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन आएगा। फर्स्ट क्वेश्चन में जो है 2 पार्ट रहते हैं, ए एंड बी करके। जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इट मीन्स ए वाला पार्ट, इसमें सॉल्व आउट ऑफ 4 MCQ 1 मार्क्स ईच। इट मीन्स इसमें जो है फिल इन द ब्लैंक्स MCQ पूछा जाता है। टोटल 4 MCQ आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए रहता है, तो टोटल आपके पास जो है 4 मार्क्स हो जाएंगे यहाँ से। एंड जो ये बी वाला पार्ट आता है, टोटल इसमें भी 4 क्वेश्चन आएंगे, 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स के लिए होते हैं। सो ये जो है आपके पास 4 मार्क्स के लिए हो जाएंगे, ये टोटल हो गया 8 मार्क्स। इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 1 की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए आता है 8 मार्क्स के लिए। 8 क्वेश्चन रहेंगे, सभी क्वेश्चन सॉल्व करना कंपलसरी है और 1 मार्क्स के लिए सभी क्वेश्चन होते हैं इसमें। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आप लास्ट के 2 से 3 महीने में भी कर सकते हो, या तो मोस्टली स्कूल में, जिस स्कूल में आपका सेंटर जाता है वहां से भी आपको इसमें कुछ ना कुछ हेल्प मिल जाती है। क्लियरली बात तो ये है। सो बहुत ज़्यादा आपको इसी पे फोकस करके नहीं रखना है। अगर आपका जो है 60%, 70%, 75% मैथ्स में स्कोर हो रहा है तो इस पे बहुत ज़्यादा आप ध्यान मत दो। आपको ध्यान कहाँ पे देना है, क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5 पे। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी जो है 2 पार्ट रहता है, ए एंड बी करके। जो यहाँ पे फर्स्ट वाला पार्ट है इसमें जो है टोटल 3 क्वेश्चन आते हैं एंड आपको जो है 2 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। ये है एक्टिविटी बेस, इट मीन्स आपको एक्टिविटी गिवन रहेगा। 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है तो 2 क्वेश्चन आपके पास हो जाएगा 4 मार्क्स के लिए। इट मीन्स टोटल 3 क्वेश्चन है,
3 में से कोई आप 2 सॉल्व करोगे, आपको एक क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स मिलेगा, तो ये हो गए 4 मार्क्स के लिए। एंड जो इसका बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में टोटल 5 क्वेश्चन आता है एंड 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स के लिए होता है। इनमें से आपको सॉल्व कितना करना रहता है, 4। इट मीन्स ये हो गया आपके पास 8 मार्क्स के लिए। सो अगर आप क्वेश्चन नंबर सेकंड का वेटेज देखोगे तो ये कितना वेटेज हो गया, ये 12 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितने मार्क्स के लिए है, 8 मार्क्स के लिए। क्वेश्चन नंबर सेकंड कितने मार्क्स के लिए है, आपके पास 12 मार्क्स के लिए। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या है, यहाँ पे थर्ड में भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ए एंड बी। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द एक्टिविटी आउट ऑफ 2। इट मीन्स इसमें भी आपको 2 एक्टिविटीज गिवन रहेगा, उनमें से कोई एक एक्टिविटी आपको सॉल्व करना रहेगा 3 मार्क्स के लिए। 3 मार्क्स इसके हो गए। एंड क्वेश्चन नंबर बी वाले पार्ट में आपको टोटल 4 सब क्वेश्चन गिवन रहेंगे। इन 4 क्वेश्चन में से आपको कोई भी 2 सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन के लिए आपको मिलेगा 3 मार्क्स। इट मीन्स 2 क्वेश्चन के लिए टोटल आपको मिलने वाला है 6 मार्क्स। तो इसका टोटल वेटेज कितना हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का, 9 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1 8 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 2 12 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 3 9 मार्क्स। अब बात है क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की। सो देखो यहाँ पे क्लियरली इन्होंने मेंशन किया है कि जो आपका एग्जाम का लेवल है अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री का, उसमें इजी क्वेश्चन 40% रहते हैं, मीडियम क्वेश्चन 40% रहते हैं एंड डिफिकल्ट क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो 20% रहते हैं। सो ये डिफिकल्ट क्वेश्चन कहाँ पे होंगे, या तो क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है मैक्सिमम जो है चांसेस यहीं पे रहते हैं, आउट ऑफ टेक्स्ट बुक आता है। इट मीन्स डिफिकल्ट क्वेश्चन यहीं ऐड करते हैं, या तो क्वेश्चन नंबर 5 में डालते हैं ये। गॉट इट। सो क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे। 3 क्वेश्चन में से हमें 2 क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। एक क्वेश्चन का जो है 4 मार्क्स मिलता है। इट मीन्स 2 क्वेश्चन के कितने मार्क्स मिलेंगे, 8। सो टोटल इसका वेटेज कितना हो गया आपके पास, 8। ये अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों का सेम है, दोनों के सेम वेटेज रहते हैं। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। इन 2 क्वेश्चन में से आपको कोई भी एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसका वेटेज रहेगा 3 मार्क्स। इट मीन्स 1 क्वेश्चन के लिए आपको मिलने वाले हैं 3 मार्क्स। तो ये हो गया आपके पास 3 मार्क्स। अगर टोटल काउंट करोगे तो यहाँ पे आपके पास जो है 60 मार्क्स आ जाएंगे। इट मीन्स टोटल कितने मार्क्स के हुए एग्जाम, 60 मार्क्स के। आपको सॉल्व कितने करना है, 40 मार्क्स के लिए। सो अभी आप अपने हिसाब से डिसाइड करो कि आपको जो है कहाँ पे ज्यादा फोकस करना है। अगर आप बहुत ही वीक स्टूडेंट हो, आपको मैथ्स जो है अच्छा नहीं लगता पढ़ना, या बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आता, तो आप अपना टारगेट इस पे बनाओ, 12 एंड 8 वाले पे। कम से कम आप यहाँ से 40 में से 20 मार्क्स बहुत इजीली तरीके से ला सकते हो। और इन सब में से मान लो आपको जो है 4 से 5 मार्क्स मिल गए, तो आपके जो है 25 मार्क्स बहुत इजीली तरीके से आ सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा एवरेज स्टूडेंट हो, आपको चीजें प्रॉपर तरीके से समझ में आ रही हैं, बस केवल थोड़ा बहुत डाउट है वर्ड प्रॉब्लम में ही, तो आप अपना फोकस यहाँ से हटाओ, यहाँ से फोकस हटाओ। इट मीन्स ऐसा नहीं कि इसको नहीं सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इसको आप लास्ट के 2 से 3 मंथ में भी सॉल्व कर लोगे, कवर कर लोगे। आपको फोकस करना है ये 8 एंड 3 वाले मार्क्स पे। एंड ये जो क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला पार्ट दिया है यहाँ से, इट मीन्स क्वेश्चन नंबर 3 के बी वाले पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे एंड क्वेश्चन नंबर 5 पे आप ज्यादा से ज्यादा फोकस जो है यहाँ पे करो। ये 20 मार्क्स तो ये कंफर्म है कि आपके आ जाएंगे, अगर आप 2 से 3 महीने अच्छे से पढ़ लिए लास्ट के। तो बस केवल आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस यहाँ पे करना है। और इनमें मैक्सिमम क्या रहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं। अब फिर से आपको वर्ड प्रॉब्लम में डाउट होगा, तो वर्ड प्रॉब्लम के बारे में अभी मैंने आपको समझाया कि किस तरीके से करना है। अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री दोनों का सेम पेपर पैटर्न है, सेम जैसा अलजेब्रा में आएगा वैसा ज्योमेट्री में भी आएगा। और यहाँ पे इन्होंने डायरेक्टली प्रॉपर अच्छे तरीके से मेंशन करके रखा है कि क्वेश्चन किस टाइप का देंगे। इजी क्वेश्चन 40%, मीडियम क्वेश्चन 40%, डिफिकल्ट क्वेश्चन जो है आपके पास आएगा 20%, नॉलेज के बेस पे रहेगा 20%, अंडरस्टैंडिंग 30%, एप्लीकेशन स्किल पे 40% एंड स्किल पे आपके पास आएगा 10%। सो अभी जो है आपको पूरा टेक्स्ट बुक पे ही फोकस नहीं रहना है कि मैं पूरा टेक्स्ट बुक सॉल्व करके जाऊंगा हो जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, एप्लीकेशन के ही बेस पे आएगा। सो आपको एप्लीकेशन को प्रॉपर तरीके से समझना है, उसके बेस पे वो कुछ भी क्वेश्चन डाल सकते हैं टेक्स्ट बुक के बाहर से भी, एंड आपको समझ के चलना है। एंड यहाँ पे लिखा है डिफिकल्ट क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन ज्यादातर जो है टेक्स्ट बुक के बाहर से ही आता है। सो ऐसा नहीं कि जो है आप टेक्स्ट बुक को रट्टा मार के जाओ। अगर आप टेक्स्ट बुक को रट्टा मार के जाओगे तो वहां पे जो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपसे छूट के जाएंगे। आपको पूरा प्रॉपर बेसिक कंसेप्ट समझना है, सब कुछ प्रॉपर तरीके से समझते हुए चलना है, तब जाके आप कहीं मैथ्स में 40 में से 40 ला सकते हो। अलजेब्रा में तो इजी है, ज्योमेट्री में थोड़ा टफ रहता है, लेकिन फिर भी अगर आप इस तरीके से फॉलो करते हो, आप खुद से टाइम टेबल बनाते हो, चीजों को मैनेज करते हो, तो आप यहाँ पे भी 40 में से 40 बहुत इजीली तरीके से ला सकते हो।
नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सभी के सभी क्वेश्चन मैंने जो लिए हैं ऑफिशियल लेवल के क्वेश्चन हैं। अब आप जो है खुद से एक बार वीडियो को स्टॉप करो एंड सोचो समझो कि जो आप पढ़ रहे हो वही क्वेश्चन आता है कि दूसरा। जैसे आपने क्लास 9 में पढ़ रखा होगा cos 60 का वैल्यू, अगर आपने नहीं पढ़ रखा है तो फाइंड करना सीख रखा है ना, cos 90 + 30 इसका वैल्यू क्या आएगा, फिर sin 30, फिर इस तरीके से कैसे करते हैं। यहाँ पे मैंने इसलिए सब कुछ प्रॉपर तरीके से लगा रखा है ताकि आपको भरोसा हो कि हाँ उसी एग्जाम का क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे cos 120 का वैल्यू लिखना है, यहाँ पे आपको फॉर्मूले के बेस पे क्वेश्चन पूछ रखा है, यहाँ पे आपको जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में क्वेश्चन पूछा है, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। यहाँ पे पूछा है 36 से कौन सा नंबर जो है डिवाइड हो जाएगा। ये देखो क्लास 10th में जो है आपके पास ट्रिग्नोमेट्री में आएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे देखो इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन पूछा है और आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट एग्जाम में, इन दोनों का मल्टीप्लाई पूछा है, मल्टीप्लाई करके आंसर बताओ। बस केवल बात इतनी रहती है कि आपको यहाँ पे जो है प्रॉपर टाइम मिलता है सॉल्व करने का। वहां पे आपको एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकंड से 45 सेकंड तक ही मिलने वाला है। यहाँ पे देखो ये जो है आपके बारे में पूछा है सरफेस एरिया ऑफ द कोन के बारे में, ये अभी आपने क्लास 9th में पढ़ा। सेम यहाँ पे पूछा है आपसे बात प्रपोर्शनल के बारे में, क्लास 9th में आपने पढ़ा। सेम यहाँ पे जो है आपको सिमिलरिटीज के बारे में पूछा है, क्लास 10th का फर्स्ट ही चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री का, सिमिलरिटीज ज्योमेट्री का। फिर यहाँ पे आपको ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन पूछा है, ये तो क्लास 9th में भी है 10th में भी है। बस केवल यहाँ पे 10 45 का वैल्यू पुट करना है, 30 का 60 का, इन सब चीज़ों का वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे आपने सी एंड डी रूल पढ़ा है क्लास 9th में, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा है, उससे सॉल्व करो या क्रॉस मल्टीप्लाई से। सो जितने भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये मैं इसी एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूं, चाहे वो रेलवे की एग्जाम हो, फूड सेफ्टी का एग्जाम हो, सीडीएस का एग्जाम हो, सभी के सभी एग्जाम में इसी टाइप से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैक्सिमम अगर आप क्वेश्चन को ऑब्जर्व करोगे तो क्लास 9th एंड क्लास 10th के ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मैंने तो बस केवल इतना ही लगाया आपको दिखाने के लिए कि जो चीजें आप 9th और 10th में पढ़ रहे हो सेम चीजें जो है गवर्नमेंट एग्जाम में भी आती हैं। अगर आपका ऑफिसर बनने का सपना है तो इस तरीके से जो है आप अगर 9th और 10th में अच्छा करते हो तो आगे का मैथ्स आपके लिए इजी हो जाएगा और आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे तो ये चांसेस है कि आप 1 ही टाइम में क्लियर कर दो अगर आपको मैथ्स प्रॉपर तरीके से आता है तो। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये हो गया आज का बेसिक इंट्रोडक्शन, किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या क्या चीजें करना है। आई होप आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया हो। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो डायरेक्टली चैप्टर नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। हम क्या क्या चीज़ें सॉल्व करने वाले हैं। अगर आपको बेसिक डाउट है, आपने क्लास 9th में 8th में अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं किया है, तो हम आपका पूरा बेसिक टॉपिक भी क्लियर कर देंगे। बिकॉज ये ऐसा प्लेटफॉर्म है कि यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है कि आप 1 ही घंटे पढ़ाओ 2 ही घंटे पढ़ाओ। जितना ज़्यादा आपको पढ़ना है उतना ज़्यादा आप यहाँ से पढ़ सकते हो और हर एक डाउट को अपने क्लियर कर सकते हो। तो पहले हम पूरा आपका बेसिक टॉपिक क्लियर कर देंगे जो भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसके पहले। फिर हम पूरे कंप्लीट चैप्टर को बहुत ही प्रॉपर और अच्छी तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रॉपर आपको जो है डिटेल्स भी दूंगा, जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पेपर हुआ है उसको भी सॉल्व कराऊंगा। इट मीन्स बोर्ड एग्जाम में जैसे आपने सपोज फर्स्ट चैप्टर आपने फिनिश कर लिया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब जो 2 से 3 ईयर्स के आपके बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर हैं उसको मैं डिवाइड करूंगा एमसीक्यू के रूप में, जो फिल इन द ब्लैंक्स में एमसीक्यू में आए हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो आए हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन जो हैं, 3 and 4 मार्क्स के क्वेश्चन जो है प्रॉपर जो है उसी चैप्टर के फिनिश होने के बाद बोर्ड एग्जाम के भी क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते चलेंगे ताकि लास्ट टाइम में आपके ऊपर बर्डन न हो। मे बी अगर आपको कोई और डाउट है, आपके पास ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो मैं क्वेश्चन इस वीडियो में इंक्लूड नहीं कर पाऊंगा, इट मीन्स इस चैप्टर में हो सकता है आपके डाइजेस्ट में कुछ अलग भी जो है क्वेश्चन गिवन हो, तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो उन सब क्वेश्चन को भी इंक्लूड कर दिया करूंगा ताकि आपके भी डाउट क्लियर हो जाए और आप प्रॉपर तरीके से जो है पढ़ाई कर पाओ। आपने इस पूरे समरी को सुना और बहुत कुछ सीखा और आप सभी के डाउट्स के सॉल्यूशन मिल गए होंगे। अब बात यह है कि आप इसे अपने लाइफ में कैसे अप्लाई करते हो, ये सब चीज़ें आपके और आपके माइंड सेट के ऊपर निर्भर करता है। और हाँ, अगर आपको यह लगता है कि इसे सुनकर मेरे और मेरे दोस्तों की भी लाइफ चेंज हो सकती है तो इस वीडियो को जरूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो।